Hello everyone, welcome to Magnet Brace. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जैसा आपको पता है that we are going to discuss many things on the GK part, जिसमें हम बहुत सारा जो रेगुलर जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में तो बात कर ही रहे हैं, हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम लाइफ स्किल्स डिस्कस कर रहे हैं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज़ वन थिंग जो कि आप कह सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर्ड लाइक अ बैकबोन ऑफ जीके। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, तगड़ा है, उस पर आपकी पकड़ जो है बढ़िया है, तो आपको जीके में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज की जो हैपनिंग्स हैं, जो कि लैंडमार्क हैपनिंग्स हैं, आज के दिन की जो हाईलाइट हैं, वो आगे जाके हिस्ट्री का हिस्सा बनती हैं, आगे जाके स्टैटिक जीके का हिस्सा बनती हैं, है ना। करेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर आप आज का करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो आप ओलंपियाड के एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो। जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है ना, आलिया भट्ट को आपने देखा है बेचारी को। आलिया भट्ट, शी सच अ गुड एक्टर, शी सच अ रिफाइंड एक्टर। वो अपने काम में इतनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि उसने एक बार थोड़ी सी कुछ गलती कर दी थी किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और इस तरह की कोई बात बताने में, तो उसका कितना जोक बना और कितना मीम बना उसके ऊपर, राइट। तो आप भले ही दुनिया में किसी भी फील्ड में जाइए, कुछ भी कीजिए, आपका जो बेसिक जनरल नॉलेज है और बेसिक करंट अफेयर्स है वो तो आपको आना ही चाहिए, वो तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, राइट। तो बेसिक आईक्यू, बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक जीके, ये तो सबको आना चाहिए। और स्पेशली आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जीके की तैयारी, आप कर रहे हैं ओलंपियाड की तैयारी। और ओलंपियाड भी मतलब ऐसा वैसा जीके का एग्जाम नहीं, आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल स्तर पे इतना बड़ा एग्जाम माना जाता है जीके का, है ना। तो उसके लिए तो करंट अफेयर्स ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और उसी का जो जिसको कहते हैं ना मूल मंत्र आपको बनाना है अपना, क्या, जो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन लिखी हुई है, हम होंगे कामयाब। तो ये लाइन जो है ना, ये बिल्कुल आप इसको बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि आप गांठ बांध लीजिए कि ये जो लाइन है आपको लेके चलनी है। और दूसरी चीज़ कि साइड धीरे 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 जो चीज़ हम अक्यूमुलेट करते हैं, जो ज्ञान हम अक्यूमुलेट करते हैं, वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है, राइट। तो इसी वजह से जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, वो क्या सेशन होने वाला है, जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स वीक इन ब्रीफ। मतलब एक हफ्ते की जो भी सामान्य जानकारियां हैं, जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं देश में, दुनिया में, यहाँ वहाँ सब जगह की, वो हम इकट्ठी करके लाते हैं, ताकि हमें एक थोड़े से टाइम पीरियड में, हमें एक हफ्ते में जो भी हैपनिंग्स हुई हैं वो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो अभी जो हमारा करंट अफेयर्स का वीक है वो कौन सा है, 18 से लेके 26 जनवरी तक। 26 जनवरी का दिन तो आपको मालूम ही है, इसके ऊपर हमने अभी अभी एक लेटेस्ट में हमारी सीरीज आई है, वो कौन सी आई है, रिपब्लिक डे पे, राइट। रिपब्लिक डे जो था, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल आया है हमारा, राइट। उस पर रिपब्लिक डे स्पेशल, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन किया है, और वो 26 जनवरी की तारीख है, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 से और हम जाएंगे 26 जनवरी तक। अब इसमें हम पढ़ते हैं, डेट वाइज चलेंगे, उसके बाद अपन स्निपेट डिस्कस करेंगे। वो तो आपको जो इसका पैटर्न है वो आपको मालूम है, राइट, कि हम पहले डेट वाइज चलते हैं और उसके बाद हम स्निपेट्स पे आते हैं। फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी भी एक चीज़ पे रुकना नहीं है। सरसरी नज़र से जिसको पढ़ना कहते हैं ना, जिसको स्किमिंग कहते हैं, हमें वो चीज़ करनी है। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट व्हाट यू कैन डू इज़, व्हाट आई विल सजेस्ट, कि आप पेन को कॉपी लेके बैठिए, उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता, हर चीज़ स्क्रीनशॉट में नहीं होती। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जो भी हम डेट वाइज करते जाएंगे, राइट। तो आप सिर्फ डेट डालिए ऊपर की, और जो हेडलाइंस हैं आप सिर्फ वो डालिए, और एक आध जो की पॉइंट आपको लगता है वो डालिए। पूरा सब कुछ नहीं याद करना है, पूरा सब कुछ कवर नहीं करना है। जीके के पर्सपेक्टिव से समझना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे सवाल बन सकते हैं, राइट। और जितना आपको जानना है, जानकारी जो है आपके पास, वो कितने काम की है। हर चीज याद करने की नहीं होती। नॉट ऑल थिंग्स आर देयर टू बी एक्यूमुलेटेड एंड नॉट ऑल थिंग्स आर देयर टू बी रेड। मैं पढ़ूंगी, अपन उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो आपको काम के की पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 18 तारीख से। 18 तारीख की हम बात कर रहे हैं, पहले दिन। अब यहाँ पे जब मैंने आपको डेट दिखाई है तो मैं आपको ये भी दिखा दूं, जो आप ये देख रहे हैं ये क्या होता है आपको मालूम है। इसको बेसिकली जो मेट्रो सिटीज़ हैं या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे आजकल ये इस तरह का कल्चर बहुत चल गया है, जहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स होते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं। व्हाट दे डू, इसमें ये इस तरह से प्लांटेशन करते हैं और इसको इनफैक्ट कहा जाता है, इसको कॉन्क्रीट वर्ल्ड का वर्टिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको मालूम है, कॉन्क्रीट वर्टिकल फॉरेस्ट ऑफ
कॉन्क्रीट वर्ल्ड या कॉन्क्रीट जंगल बोला जाता है ना इसको एग्जैक्टली तो इसके लिए। और वर्टिकल फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? नो प्राइस फॉर गेसिंग, क्योंकि ये लेंथ वाइज है। ओके तो इनको बोला जाता है वर्टिकल फॉरेस्ट। और इससे हालांकि बहुत फायदा हुआ है, इसको देखा जाए तो ऑब्वियसली जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका असर तो हम कम नहीं कर सकते, उसको काउंटर बैलेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से आपका जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी बैलेंस हुई है। और काफ़ी जगहों पे ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली जापान में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे देखा गया है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा बढ़ा है थैंक्स फॉर दी वर्टिकल फॉरेस्ट। ओके अब इसके बारे में बात करें, हम बात किसकी करने वाले हैं? बायोडाइवर्सिटीज 2030 की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैम ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी की स्पेलिंग तो ये होती नहीं है, बायोडाइवर्सिटी में तो सी आता ही नहीं है। नहीं, पर ये आप कह सकते हैं एक तरह से जो नाम दिया गया है वो काहे पे दिया गया है? बायोडाइवर एंड सिटीज। तो इससे हमें समझ में आ रहा है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्बन थिंग, राइट? अर्बन थिंग, हम अर्बन पॉपुलेशन की, अर्बन लोकेशंस की बात करने वाले हैं। और बायोडाइवर्सिटी बाय 2030 ये एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह का विजन है, एक तरह का एक्शन प्लान है। अब इसमें क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद नेचर रिपोर्ट रिलीज्ड। अब क्या होता है कि ये एक तरह की जो नेचर रिपोर्ट है वो रिलीज हुई है और ये बताया गया है कि इसमें किस तरह का एक्शन प्लान है या विजन क्या है 2030 तक का। ठीक है, और उसमें फोकस कहाँ पे रखा गया है? फोकस रखा गया है सिटीज को किस तरह से, बायोडाइवर्सिटी हमें मालूम है राइट, कि जो भी जिंदा चीजें होती हैं, जीव जंतु होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका रिलेशन जो है उनके आसपास के एनवायरनमेंट से, राइट? वो चीज एक तो हो गई। और दूसरी चीज उसका एक और फैक्टर क्या होता है? वो इकोलॉजिकल भी हो गया, राइट? उसके अलावा एक और फैक्टर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी इन बायोलॉजी। ठीक है, कि अलग अलग जीव जंतु, फ्लोरा फौना, इंसान, बाकी जो भी हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी अर्थ पे पाई जाती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। दोनों चीजें हो गई। तो ये दोनों कंसेप्ट को दिमाग में रख के ये किया गया है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े अर्बनाइजेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन्स हैं या कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, उनका रिलेशन नेचर के साथ या नेचर के साथ उनका जो बैलेंस है वो किस तरह का है, राइट? अब ये रिपोर्ट जो है उसकी रिलीज की गई है। उसमें क्या किया गया है? रिपोर्ट इज अ की आउटपुट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव लेड जॉइंटली। और ये बायोडाइवर्सिटी का जो इनिशिएटिव है ये किसने जॉइंटली किया है? ये एक तो फोरम ने किया है और अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के इंस्टीट्यूट नाम के इंस्टीट्यूट का नाम है कोलंबिया में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इनकी, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, तो आपको याद होगा कि हमने इनके बारे में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे जब हम पढ़ रहे थे हम फेमस साइंटिस्ट एंड फेमस बोटानिस्ट पढ़ रहे थे, तब हमने इनका नाम पढ़ा था। ही इज काइंड ऑफ मैन हु इज नोन फॉर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, राइट? ही वेयर मेनी हैट्स, लाइक ये पॉलीमैथ भी हैं और ये नेचुरलिस्ट भी हैं, जियोजोग्राफर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी जो ही वेयर्स, देयर आर मेनी फेदर्स इन हिज कैप। तो उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट का नाम है कोलंबिया में, उन दोनों ने जॉइंट वेंचर में ये स्टार्ट किया है और उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो फोकस है वो क्या है? Urban areas are responsible for 75% of global carbon emission. ठीक है, हम जब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की और जब हम बात करते हैं सिटीज़ की, तो सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं काहे पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, जिस पे हम बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट पे, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े वेंचर सेटअप करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना? पोल्यूशन बढ़ता है, गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, सभी चीज़ों का जो पोल्यूशन लेवल है, एयर कंडीशंस आपके चलते हैं उसका भी पोल्यूशन होता है, राइट? तो सिटीज़ में जो अगर आप बात करते हैं पोल्यूशन की, तो 75% जो है वो ग्लोबल कार्बन एमिशन जो है वो शहरों से होता है, अर्बन एरियाज से होता है। उसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ लोकल इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स। और ये जो पोल्यूशन है ये काहे में वो होता है, ये क्या लीड करता है? इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसमें बेसिकली इकोसिस्टम जो है आपका लोकल इकोसिस्टम गड़बड़ाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन होता है, तो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो उसमें रहते हैं, वहाँ का जो हैबिटेट है उनका वो उनसे छिन जाता है, उनको अलग जगह पर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, राइट? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही हैं। अब उसमें से लेकिन क्या बात हो रही है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल, अब इसमें ये बोला गया कि 44% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन द सिटीज इज एस्टिमेटेड टू बी एट रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन फ्रॉम नेचुरल लॉस।
लेकिन अब ये 44% जो है जीडीपी का लॉस कंसिडर किया जा रहा है, लॉस जो है वो काउंट किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप अर्बनाइजेशन रोक दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो रोका तो आपका इकोनॉमी जो है वो चरमरा जाएगी, है ना। अगर आप अर्बनाइजेशन में अगर आपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रोक दिया, फैक्ट्रीज़ को रोक दिया, बाकी सारी चीज़ों को अगर रोक दिया आपने, तो आपको मालूम है इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरह चरमरा जाएगी। तो ये जो बैलेंस है ना, जिसके ऊपर कहा जाता है कि एक नेचर का और डेवलपमेंट का, इसको कैसे ब्रिज किया जाए और उसके को कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल में बिठाया जाए, वो बेसिकली फोकस है बायोडाइवर्सिटी बाय 2030 का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या है, वो है ऑयल के ऊपर। ठीक है, ऑयल हमें मालूम है जब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की या पेट्रोलियम की, दैट इज़ समथिंग जो कि सबकी लाइफ को इफेक्ट करता है, राइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी उसी के ऊपर है, और वो है ऑयल राइजेस पास 7 years हाई ऑन सप्लाई फियर्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ऑयल प्राइजेस जो हैं वो राइज कर रहे हैं मोर देन $1 टू द मोर देन 7 years, sorry, yeah, 7 years high on worries about possible supply disruptions due to escalating hostilities between the Iran-aligned groups, जिसको बोलते हैं हाउदीज इन येमन एंड सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन। अब हमें ये मालूम है कि मिडल ईस्ट में ऑयल्स का भंडार है ना। ऑयल का जो भंडार है वो कहाँ माना जाता है, मिडल ईस्ट में, और उसमें जो है वो कंस्टेंटली जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो बनी हुई है। हमें ये भी मालूम है जो ख़ासकर जो ये आप बात कर रहे हैं ना, ईरान के जो हाउदीज़ हैं उनके बीच में जो येमन है वहाँ पे, और सऊदी अरेबिया का जो लेड कोलिशन है उनके बीच में कॉन्स्टेंटली तनाव बना हुआ है, जिसके कारण ऑयल की जो प्राइसिंग्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। उनके ऑब्वियसली ऑयल की ड्रिलिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो उनकी प्राइसिंग पे भी फ़र्क पड़ रहा है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि इसके जो फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ ऑयल प्राइस सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट, और दूसरा जो होता है फैक्टर वो क्या होता है, जब इकोनॉमिक्स के फंडे हम पढ़ेंगे आगे जाके, आप इकोनॉमिक्स लेंगे तो आप समझेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड चेंज होती हैं। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, किसी भी चीज़ की जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, है ना, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो कम होगी, और किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस हाई होगी। ये बिल्कुल ही बहुत ही सीधा सीधा सा फंडा है, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी सी चीज़ है। किसी चीज़ की अगर मांग ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो बनाने वाले हैं, जो भी लोग उसको बनाते हैं, या जो भी जो सप्लाई चेन वाले लोग हैं, वो उसकी प्राइसिंग बढ़ा देते हैं, है ना। और किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई जो है सुपरसीड कर जाएगी उसकी डिमांड से, तो जाहिर सी बात है कि प्राइसिंग फॉल कर जाएगी। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो डिमांड है क्रूड पेट्रोलियम की या क्रूड ऑयल की वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी सप्लाई अभी अफेक्ट हो रही है, और उसके रीजंस भी हैं। एक तो ये है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा क्या हुआ है कि जो ये शेल गैस प्रोड्यूसर्स हैं ना, जो कि ड्रिल करते हैं पानी के, उसमें से ओशन में वो करके निकाला जाता है ऑयल। आपको मालूम है कि कहाँ पे होते हैं ऑयल, जो है वो ओशंस की गहराई से निकाला जाता है, सतह से निकाला जा रहा है अभी, राइट। तो अब अभी जो हो रहा है ज़्यादा वो वहाँ पे यूएस में या इंडिया में भी अगर आप देखते हैं रिलायंस का बहुत बड़ा सेटअप है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये लेस ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग है वो ओशन बेड में हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पाया शेल गैस प्रोड्यूसर जो है यूएस में, क्योंकि हरिकेन आया था, आपको मालूम है जो गल्फ में भी हरिकेन आया था, गल्फ ऑफ मेक्सिको में उसके कारण ये जो है ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है ये डिसरप्ट हो गया, जिसकी वजह से उतना एक्सकेवेशन नहीं हो पाया, उतना ड्रिल नहीं हो पाया। उसके अलावा क्या हुआ, ये जो ओपेक हैं, ओपेक कौन सी हैं, ये बेसिकली पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि रिलेट करते, जो कि क्या बोलेंगे आप, कंट्रोल करती हैं प्राइसिंग जो होती है वो ऑयल की, अपने हिसाब से वो रेगुलेट करती हैं और कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये जो रशिया है, रशिया इज़ वन ऑफ दी मोस्ट फेमस ओपेक कंट्रीज़, ठीक है। तो उसकी तरफ से उतना ज़्यादा जो है वो नहीं दिया जा रहा था, उतना ज़्यादा ऑयल जो है वो ओपेक ने उसको रेगुलेट कर दिया था, और प्राइसिंग उन्होंने अपने हिसाब से बढ़ा दी थी, जिसके कारण ओपन मार्केट में बहुत दिक्कत हो रही थी, और रशिया से उतना सप्लाई नहीं मिल पाया जितने की उम्मीद थी, ठीक है। उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आई वो ये हुई कि सप्लाई चेन जो था रिगार्डिंग कोल, चाइना में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना। इसके कारण जो है वो चाइना से उतना ज़्यादा, ये हम बात कर रहे हैं सप्लाई की या डिमांड की, ठीक है। डिमांड साइड क्या हुआ, जो उसके जो कोल का जो कंसर्न थे वो चाइना में बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में वैसे भी जो इसका जो ड्रिलिंग है या इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा गैलपिंग डिमांड जो है
कोविड जो है ये तो अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा फैक्टर है ही, जिसके कारण प्राइसिंग जो है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ऑयल की हो, क्रूड ऑयल की हो, पेट्रोलियम की हो, किसी भी चीज़ की हो, या एक नॉर्मल अगर आप खाने पीने की भी चीज़ बात कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग पे फ़र्क पड़ा है, राइट। तो ये 2-3-4 फैक्टर्स हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो प्राइसिंग है ऑयल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन द पास्ट। अब हम बात करते हैं काहे की, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं, ये खबर भी 19 तारीख की है, आज आप ये देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मिलिट्री की, मिलिट्री आर्मी की। अब हम बात करने वाले हैं डिफेंस की। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, जब आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर जब हम बात करते हैं, राइट, तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव प्रदेश की हम अपने यहाँ बात करते हैं, जिसके अब देखा जाए तो एक बहुत सालों से, ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स, लाइक 1947 से जब से हमारे देश का विभाजन हुआ है, तब से लेके आज तक वो एक आप कह सकते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं कि बिल्कुल ये एक डिस्कॉर्ड का मुद्दा रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, हमारी और पाकिस्तान की, राइट। तो उनके लिए उन्होंने कश्मीर पे एक तरफ से उन्होंने अपना वो बना के रखा हुआ है, उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है, जिसको वो कहते हैं POK, जिसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो हमारे एरिया को बोलते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। तो इस पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, वॉर जो हमारे यहाँ लड़ी गई, वो सब आपको मालूम है। अब हम बात करने वाले हैं वो जो ओपन में जो टेररिज्म है ना, ओपन जो बेसिकली टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनके बारे में तो हम जानते हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा है और भी हैं, हम जानते हैं जो कि वहाँ पे अलकायदा है। अलकायदा तो खैर बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल है, लेकिन हम लश्कर तैयबा है या हमारे यहाँ जिस तरह की जो आउटफिट्स हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं, उनके नाम हम जानते हैं, राइट। उसके अलावा क्या हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद है, ये सब हम नाम जानते हैं, लेकिन ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। उनके जो हेड्स हैं हम उनको भी जानते हैं, उनके बारे में भी लिखा आता है, मोस्ट वांटेड, ये वो, नोटोरियस और मोस्ट वांटेड, इस तरह की लिस्ट जो है वो जारी होती रहती हैं। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पार्ट टाइम टेररिस्ट की या हाइब्रिड टेररिस्ट की। ये जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये नया एक अलग तरह का चैलेंज है जो जम्मू कश्मीर में फेस कर रही है आर्मी और फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी हैं वो सब कुछ फेस कर रहे हैं। BSF, आर्मी, जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये फेस कर रही हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, कश्मीर वैली एक तो वल्नरेबल बहुत है ना, चारों तरफ से बहुत वल्नरेबल है। आपको मालूम है कि एक तरफ से चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है, एक साइड से जो है उनने कर रखा है अक्साई चीन, आपको मालूम है, एक साइड आपको POK मालूम है। तो बीच का जो एरिया है वो वैसे भी बहुत वल्नरेबल है, और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत एक्सट्रीम है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल लोग जो हैं, वैसे जो आर्मी का और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वही वैसे बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें अगर कोई जो है, जो जिस तरह से टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अगर आप जानते हैं अपने दुश्मन को, तो फिर भी आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो है ना, ये इनको समझना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनको हम आपने अगर सुना होगा तो आपने वो मूवी देखी है हॉलीडे में पूरी मूवी उन्होंने एक बात की थी स्लीपर सेल के ऊपर। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली जब उनकी बात की जाती है, ये वो लोग होते हैं जो भीड़ का हिस्सा होते हैं, जो लोग होते हैं जो आपके घर के आसपास हो सकते हैं। मे बी आप कहिए कि आपके घर का कोई काम करने वाली लड़की हो, आप ये कह सकते हैं कि आपके घर में कोई जो न्यूज़पेपर फेंकता है वो लड़का हो, आपके बगल में रहने वाला कोई हो, कोई इस तरह के जो लोग हैं जो कि आम पब्लिक में घुल मिल के रहते हैं और वो इस तरह के काम करते हैं, वो इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, और कोई नेटवर्क नहीं होता। वो इंडिविजुअल लाइक वो स्लीपर सेल्स हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, वो एक्टिव होते हैं कुछ पीरियड के लिए और फिर वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, राइट। तो इनके बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं पार्ट टाइम टेररिस्ट, राइट। और ये पार्ट टाइम टेररिस्ट जो है आज की डेट में बहुत बड़ी मुश्किल इन्होंने खड़ी कर दी है, क्योंकि आज कल ये देखा जा रहा है, जिस तरह का पैटर्न देखा जा रहा है अटैक्स का जो हो रहा है फोर्सेस पे जम्मू कश्मीर वैली में, ये देखा गया है कि वो जो अटैक्स हैं जब उनको कैरी आउट किया जा रहा है, उनके बारे में जब तफ्तीश की जा रही है, जब पूरा पता लगाया जा रहा है, तो कोई भी रिकॉर्ड निकल के सामने नहीं आ रहा। तो पता चल रहा है कि ऐसे लोग हैं ये कि ये बेसिकली इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई टेररिज्म से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं है, तो इनके बारे में पकड़ में नहीं आ पा रही, इनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही। ये जो है ये पार्ट टाइम या हाइब्रिड टेररिस्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर नॉट लिस्टेड विद सिक्योरिटी फोर्सेस बट आर इन टच विद मिलिटेंट्स। अभी क्या होता है, मिलिटेंट्स इनको यूज़ करते हैं, मिलिटेंट्स इनको हायर करते हैं और अपना काम इनसे निकलवाते हैं। अब वो जो भी इनके रीजंस होते होंगे, या तो इनको ये रिलीजन के नाम पे या मेंटली साइक आउट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लो ऑफ मनी एंड कैश इनटू ऑल दिस, ठीक है। बहुत पैसा और बहुत कैश, मतलब जितना हम समझ सकते हैं उससे बहुत बड़ा होता है ये सब कुछ, राइट। तो हाइब्रिड मिलिटेंट कैन बी अ बॉय नेक्स्ट डोर हु हैड बीन रेडिकलाइज्ड एंड केप्ट ऑन स्टैंड बाय मोड फॉर द हैंडलर्स फॉर द
कैरिंग द टेररिस्ट इंसिडेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये इनके रीजंस अलग होते हैं, इनके मोटिवेशन के रीजंस अलग होते हैं। कई जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं पैसे से, कि गरीब फैमिलीज़ के होते हैं, इनको समझाया जाता है कि भाई तुम्हारा जो पूरा ख़ानदान है उसको हम बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम हमारा ये काम कर दो, तो वो पैसे के लालच में कर देते हैं। कुछ जो होते हैं वो रिलीजियस वे में, जो फैनेटिक्स होते हैं, रेडिकल फैनेटिक्स होते हैं, उस तरह के होते हैं, उनको रिलीजियसली साइक आउट कर दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म में ये चीज़ लिखी है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ जातियाँ होती हैं, जिन्होंने अपने परिवार खोए होते हैं, जिनके ऊपर कुछ किसी तरह की कोई जातियाँ की गई जाती हैं, तो वो भी एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और ये होता पहले भी था, आजकल ये ज़्यादा एक ट्रेंड के तौर पे उभर रहा है। आपने जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी, उसमें एक जो लड़की थी जो लिट्टे ने करवाई थी, राइट, लिबरेशन ऑफ तमिल एलम ने करवाई थी, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल एलम ने कराई थी लिट्टे ने, जब उनने जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने उनके ऊपर वो किया गया, प्रभाकरन जो उसके चीफ थे, उन्होंने उस पर उनको ये बोला भी गया था कि वो राजीव गांधी की हत्या कर देंगे। हमारी इंटेलिजेंस के पास इसकी रिपोर्ट भी थी, पर उसके ऊपर खैर उस टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। बाद में वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब उनकी हत्या की गई। तो 21 मई 1991 को राजीव गांधी को श्री पेरम्बदूर में एक लेडी थी धनु करके, है ना, वो भी इसी तरह की हाइब्रिड मिलिटेंट ही थी। वो कोई बहुत ट्रेंड कॉम्बैट नहीं थी, उसको पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, इसी काम के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई थी। और उसमें उसको ये किया गया कि उसको बेल्ट बांधा गया था जिसमें बॉम्ब था, वो सुसाइड बॉम्बर थी, बेल्ट बांधा गया। और जब प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे राजीव गांधी, वो इलेक्शंस कॉल हो गए थे 1991 में, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में गए हुए थे और आखिरी चरण था उनके इलेक्शन कैंपेन का, राइट। उसमें वो पहुंचे एक छोटे से जगह पे जो कि मद्रास के पास, उस टाइम पे मद्रास, आज का चेन्नई, उसके पास एक छोटी सी जगह थी श्री पेरम्बदूर। वहाँ वो गए और वहाँ पे जो रैलीज होती हैं, इलेक्शन रैलीज होती हैं, वहाँ पे बहुत लोग खड़े रहते हैं। वो डायस पे थे, एक महिला थी, वो आगे बढ़ी, यही धनु जो महिला थी जो सुसाइड बॉम्बर थी लिट्टे की, वो उसके पेट पे एक बेल्ट बंधा हुआ था। उनको देख के लगा कि शायद उनको जो सिक्योरिटी गार्ड थी, एक जो विमेन तैनात थी उनकी सिक्योरिटी में, उन्होंने उसको रोका। लेकिन राजीव गांधी जी को ये लगा कि शायद वो जो है वो प्रेग्नेंट है महिला, और उन्होंने हाथ दिखाया और कहा कि उनको आने दो। और वो आई, और जैसे ही वो उनका पैर पड़ने के लिए झुकी, उन्होंने अपना बटन दबा लिया अपने बॉम्ब का, एंड वहाँ पे मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से श्री पेरम्बदूर में, जिसमें राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। सो दैट वाज फर्स्ट केस ऑफ जो इस तरह का सुसाइड बॉम्बिंग का पहला केस था जिसमें इतने बड़े स्टेटमेंट की हत्या की गई थी हमारे यहाँ। और दूसरी बात, इट वाज अ वेरी ग्लैरिंग एग्जांपल फॉर दी जिसको आप कहते हैं मिलिट्री के लिए भी और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि इस तरह की चीज़ कभी पहले नहीं हुई थी, राइट। लेकिन ये मैं आपको जो बता रही हूँ, जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ धनु का, वो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो जो बंदी थी, शी वॉज अ सुसाइड बॉम्बर, उसको ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साइक आउट कर दिया गया था। उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई थी कि उसके कुछ अपने रीजंस थे जिसकी वजह से उसने इतना एक्सट्रीम कदम उठाया। तो ये जो होता है ना, ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स, इनके बारे में आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि इनका मोटिवेशन का रीज़न क्या है और क्यों ये उस फील्ड में चले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे धनु जो थी वो तो सुसाइड बॉम्बर थी, राइट, उसकी तो जान चली गई राजीव गांधी जी के साथ। लेकिन कुछ ये जो होते हैं, ये क्या होता है, ये अपने जो भी इनका काम होता है उसको इन्होंने अंजाम दिया, जो भी इनको टास्क दिया जाता है, जो मिलिटेंट्स हैं, जो फोर्सेस हैं बड़ी बड़ी, उनने इनको टास्क दिया, इन्होंने अपना काम किया, और काम करने के बाद ये फिर नॉर्मल लाइफ में घुल मिल जाते हैं। तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज फील कर रही है अभी जो हमारे यहाँ की डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं। They carry out the task that is given to them and then wait for the next assignment from their masters, and between they go back to normal work, जैसे मैंने आपसे कहा। अब ये क्या होता है जिससे हम बात करते हैं कि हाइब्रिड टेररिज्म से प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया, पर हम फिर भी पढ़ लेते हैं। While security of forces track full-time terrorists or overground workers, ठीक है। सिक्योरिटी जो हमारी जो सिक्योरिटी है, राइट, वो जो अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, जैसे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, या अलग अलग जो नॉर्मली भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो जितने भी ये टेररिस्ट हैं जो कि नामी टेररिस्ट हैं जिनके बारे में हमको पता है, उनके रिकॉर्ड्स को कॉपी करती हैं, उनके रिकॉर्ड्स पे नज़र रखती हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ पे, गतिविधियों पे नज़र रखती हैं, उन पे भी और ओवरग्राउंड वर्कर्स पे भी, ठीक है। लेकिन इनको जब आपको मालूम ही नहीं है, हाइब्रिड है, कोई ऐसा आदमी है जो बिल्कुल रोज़मर्रा में
की लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है, जो कि बिल्कुल एकदम आप कहते हैं अ पर्सन हाउस नेक्स्ट डोर है, या जिसकी अपनी कुछ अलग ही चीज़ है जो डिस्गाइज्ड उसमें है, राइट, उसके बारे में कुछ भी पता करना या जानकारी रखना असंभव सा हो जाता है और वहाँ चूक होती है। और उनको ये जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, ये बिल्कुल भी आपको इनको अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि इतने ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, इतने हाई स्किल्ड टेररिस्ट हैं, राइट। अब इनके साथ क्या होती है कि इंगेज होते हैं नॉर्मल वर्क में, तो उनके बारे में आपको पता नहीं चल जाता। दूसरे जो होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, ठीक है। इसमें भी इनके दो पार्ट होते हैं, एक टेररिस्ट होते हैं जो कि ऑन ग्राउंड ड्यूटी करते हैं और एक ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। मतलब जो इसमें भी जब हम टेररिस्ट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ये ऐसा नहीं होता कि 4 लड़के उठे और उन्होंने मिलिट्री और गन उठाई और उन्होंने बिल्कुल दन 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 करके गोली तान दी, ऐसा नहीं होता, दाग दी। जैसे आप कसाब पकड़ा गया था, अजमल कसाब, तो देखा जाए तो 2 लड़के बाद में बचे थे जिन्होंने वो पकड़ाए और वो सब हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ वो उतना ही था कि वो आए और उन्होंने वो गन लेके आए और सीधे शूट करना चालू कर दिया? ये बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं, कई सालों की, कई महीनों की इनकी प्लानिंग होती है, पूरी लॉजिस्टिक स्टडी करते हैं ये। और ये जो लॉजिस्टिक स्टडी है ना, ये जो पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, पैसे हैं, अकोमोडेशन है कि कौन जो है वो कहाँ रुकेगा, किस तरह से उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, कौन किस तरह की गतिविधियों में होगा, कौन एक्टिविटी करेगा, कौन उसको जो पूरा जो भी ऑपरेशन है उसको अंजाम देगा, ये सब जो है, ये जो फैसिलिटीज़ हैं जो मिलिटेंट्स को देते हैं या मुहैया कराते हैं टेररिस्ट को, वो जो होते हैं उनको कहते हैं हम ओवरग्राउंड वर्कर्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं पीएम की जनधन योजना के बारे में, राइट। इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं हम? इसमें डिस्कशन हम करने वाले हैं किस पे? अकाउंट एग्रीगेटर्स आर रेडी टू वाइडन इंडियन एक्सेस टू क्रेडिट। अब अकाउंट एग्रीगेटर किसको बोलते हैं हम, राइट? अकाउंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं बेसिकली कंप्लीमेंटिंग, पहले पढ़ लेते हैं, कंप्लीमेंटिंग द पीएम जनधन योजना, इंडिया unveiled the account aggregator network to overcome the challenge to access to micro credit for individuals and micro, small and medium enterprises। ठीक है, अब इसमें हम पहले 2 चीज़ें समझते हैं। पहली बात यह है कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। देखिए क्या होता है कि अकाउंट एग्रीगेटर, इसको फाइनेंशियल एग्रीगेशन भी बोलते हैं, फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेशन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे एक कंज्यूमर है, कोई भी एक आदमी है, उसका अगर जो डेटा है उसको कंपाइल किया जाता है। जो भी फाइनेंशियल डेटा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का डेटा हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो या ओवरड्राफ्ट हो, या जो भी इसका जो भी डेटा है, राइट, उसको कंपाइल किया जाता है, एक साथ कंपाइल किया जाता है और जो एंड यूज़र है उसके पास एक साथ पहुँच जाता है। मतलब वो बेसिकली डेटा कंपाइलेशन का काम है, फाइनेंशियल डेटा कंपाइलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। और इसमें जब हम बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट की, माइक्रो क्रेडिट्स क्या होते हैं? माइक्रो क्रेडिट होते हैं जब हम छोटा बिजनेस, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रो से मतलब आप समझ गए होंगे, जब कम पैसा छोटे बिजनेसमैन को कम पैसा दिया जाता है, बहुत कम दर पे, बहुत कम जो उसकी लोन की जो दर है उस पर पैसा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट, ठीक है। तो अब हमने इसका मतलब क्या समझा कि चैलेंज जो है वो बेसिकली माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को के लिए ये एक तरह की सहूलियत जो है ये प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। फाइनेंशियल एड एक तरह से आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल सहूलियत जो है ये प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। उन्होंने इसको क्या किया है ताकि जो एक आम आदमी है, छोटा व्यापारी है, उसको भी फाइनेंशियल और गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंसेस की जो स्कीम है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज चलती हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। बट इट इज़ मच लोअर कंपेयर टू अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड ब्रिक कंट्रीज सच एज द यूएस। जैसे हम हालांकि ब्रिक कंट्री की जब हम बात करते हैं तो ब्रिक कंट्री आपको मालूम है किसको बोलते हैं? ब्रिक कंट्री जो है ये 5 डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो समूह है उसका नाम है। इसमें पहला नाम जो है ब्रिक कंट्री जब हम बोलते हैं तो उसमें आता है ब्राज़ील, this is Russia, this is India, this is China and this is South Africa, ठीक है। तो ब्रिक कंट्रीज, इसमें यूएस ब्रिक कंट्री नहीं है, यूएस ब्रिक कंट्री का हिस्सा नहीं है, पर यूएस में अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो एडवांस्ड जो माइक्रो क्रेडिट्स दिए जाते हैं या इस तरह की जो सहूलियतें दी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं यूएस में, विच इज़ 95%, ब्राज़ील में जो है वो 75% है और चाइना में भी 48% है। और इसके हिसाब से अभी जो हमारी दर है वो काफ़ी कम है, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम है कि हमने बात की थी पीएम जनधन योजना की, तो उसकी जब हमने बात की थी तो हमें ये बात बहुत क्लियरली मालूम है
कि ये जो था फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल सर्विसेज को देने का एक योजना थी, है ना। जो पीएम की योजना आई वो काफ़ी सारी उन्होंने फ्लैगशिप योजनाएं स्टार्ट की थी, जिसमें से जनधन योजना एक थी, जिसमें सबका बैंक अकाउंट खोले गए, जीरो बैलेंस अकाउंट और ये वो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। और फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए की गई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत था, मेड इन इंडिया था, मेक इन इंडिया था, इस तरह की चीज़ें थी। तो इसमें इसी तरह जनधन योजना जो थी वो फ्लैगशिप प्रोग्राम था पीएम प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा हम बात करते हैं, एज पर आरबीआई रिपोर्ट, farm mechanization has potential to enhance agricultural productivity by 30% and reduce the input cost by 20%. अब इसमें क्योंकि आपको मालूम है that when we are talking about India, we are talking about agrarian economy. हम agrarian economy है, agricultural based economy है, और इसमें RBI जो कि हमारी रिजर्व बैंक है उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जो मैकेनाइजेशन है, जिस तरह से ये काम होता है, जो कार्य पद्धति है, जो प्रणाली है, उसका हैज़ पोटेंशियल, उसमें ये पोटेंशियल है कि वो एनहांस कर सकती है एग्रीकल्चर को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा सकती है, और उसको रिड्यूस कर सकती है जो उसकी इनपुट कॉस्ट है, मतलब उसकी जो लागत है, जो उसमें जो पैसा लगना है, उसकी कॉस्ट को 20% तक घटा सकती है और प्रोडक्शन को 30% तक बढ़ा सकती है। तो आप जो इसका जो गैप देख रहे हैं ना, 30% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 20% माइनस हो जाएगा, तो ये जो पैरामीटर है ये काफ़ी वाइड हो जाएगा। ये आरबीआई की ऐसी आकलन, आरबीआई ने ऐसा किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो सजेस्टेड एनहांसेस कैसे हैं वो, ठीक है। सजेशन एनहांसेस फ्रॉम मैकेनाइजेशन के उन्होंने क्या दिए हैं। Retail financing via a specific target given to the banks by NABARD for funding small farm machineries, not tractors, by small and marginal farmers. ठीक है। अब NABARD तो आपको मालूम है, NABARD का के लिए हमारा एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला कि रिटेल फाइनेंसिंग वाया स्पेसिफिक टारगेट गिवन, बैंक जैसे जो NABARD जैसे जो बैंक्स होते हैं वो उसके लिए फंड रेज करेंगे, काहे के लिए, फार्म मशीनरीज के लिए। इस तरह से उन्होंने बेसिकली इसको क्या कहा है, आरबीआई ने अपने कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, जिससे उनको लगता है कि फार्म की जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अगर हम उसको रेगुलेट कर लेते हैं, अगर हम जो कॉस्टिंग है जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, ये जो फार्म मैकेनाइजेशन का जो उन्होंने दिया है ना, जो उन्होंने आइडिया दिया है, उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि इससे जो है ये जो दर है ना, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में की जा सकती है, इसको नीचे लाया जा सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सकती है और जो कॉस्टिंग है वो घटाई जा सकती है। तो ओवरऑल ऑब्वियसली अगर कॉस्टिंग घटेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ओवरऑल मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उन्होंने प्रॉफिट की दर बढ़ाने की बात की है, ठीक है। इसके अलावा अब उन्होंने क्या बात की है कि फंडिंग उन्होंने क्या की है, फार्म मशीनरीज पे ध्यान देने का, और ट्रैक्टर्स की जगह, पहले क्या होता था जब बात की जाती थी लोन की या उसकी, तो ट्रैक्टर्स के लिए तो लोन बहुत आसानी से मिल जाता था या इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन जनरल जो ओवरऑल बाकी फार्म मशीनरीज है उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था या उतनी ज़्यादा वो ब्रैकेट में नहीं आती थी जब बात करते थे हम लोन की या बैंक की या इस तरह की किसी इंस्टीट्यूशन से वो मदद लेने की, ठीक है। उसके अलावा फिक्स अ टारगेट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू इंसेंटिवाइज स्मॉल फार्म इक्विपमेंट अदर देन ट्रैक्टर्स, ठीक है। वही वाली चीज़ है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई NABARD या इसी तरह के जो भी बैंक हैं जो कि रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है कि ट्रैक्टर पे तो देते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर देने के लिए तो वो लोन दे देते हैं, लेकिन बाकी भी जो इक्विपमेंट ज़रूरत होती है एक खेत में या खेती के लिए या किसानी के लिए, सिर्फ ट्रैक्टर जोतने के लिए चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी तो चीज़ें चाहिए ना, तो उन पे भी लोन की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए और उसके लिए एक पर्टिकुलर टारगेट सेट किया जाए। टारगेट किया जाए काहे के अंतर्गत सेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत सेट किया जाए कि उनको कितना इंसेंटिव दिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो है ये फार्म मैकेनाइजेशन प्रोसेस में लाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। ये आपको मालूम है ना, इससे पहले मैं जो आगे बढ़ूँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा और ये उसका सिंबल है, ओके। ये सील जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे आपको मालूम है सर्वोच्च न्यायालय है हमारे यहाँ का, उसका जो वर्डिक्ट है वो बहुत वेटेज रखता है, बल्कि आखिरी वर्डिक्ट माना जाता है। आप जैसे कैसे जानते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारे इंडिपेंडेंट है, 3 अंग होते हैं गवर्नेंस के, उसमें से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो आपको मालूम है जो वर्किंग प्रणाली है उसकी बात कर रहे हैं हम। जुडिशरी जो है न्यायपालिका वो हमारे यहाँ पूरी तरह इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है हमारे यहाँ का,
ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि SC upheld the constitutional validity of quota for other backward classes candidate within NEET PG and NEET UG all India quota seats for 2021-22 admissions। अब इसके ऊपर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, है ना, तो रिजर्वेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो डिबेट्स हैं, बहुत सारा जो क्या बोलेंगे आप उसको, एजिटेशन है वो भी होता है, बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी होते हैं, बहुत रिवोल्ट भी हुआ है। पहले तो एक टाइम पे मंडल कमीशन आपने अगर सुना हो तो मंडल कमीशन काफ़ी बड़ा वो हुआ था जो रिजर्वेशन और कोटा के ऊपर हुआ था, उसी तरह का अभी भी वो चीज़ चल रही है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सेशन जो है 2021 और 22 का, उसमें नीट जो है, नीट किसके लिए दिया जाता है, मेडिकल एंट्रेंस है, ठीक है। तो मेडिकल एंट्रेंस में यूजी और पीजी के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस में अभी भी जो नीट का जो रिजर्व कैटेगरी का जो ओबीसी का जो कोटा है वो उन्होंने सुरक्षित रखा है, कितने पे, 27% पे। इन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ये चैलेंज किया गया था पर इसको उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया, वो एज इट इज रखा गया है स्टेटस को पे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज कंसर्न्ड विद द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स एंड बेनिफिट ऑफ सोशल कोऑपरेशन अमंग डाइवर्स पर्सन विद कंपीटिंग नीड्स एंड क्लेम्स। ये मतलब उन्होंने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है वो ये है कि बैकवर्ड क्लासेस का अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम ओबीसी बोलते हैं, उनका जो कोटा है वो उन्होंने SC/ST कोटा होता है, ओबीसी कोटा होता है, वो जो है ओबीसी कोटा की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी कोटा जो है उन्होंने 27% पे रखा है, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ना उन्होंने कम किया, ना उनको हटाया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसको एज इट इज स्टेटस को पे रखा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू वांट टू रिटेन और यू वांट टू लाइक एसिमिलेट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज कंसर्न्ड विद द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स एंड बेनिफिट ऑफ सोशल कोऑपरेशन अमंग डाइवर्स पर्सन्स विथ कंपीटिंग नीड्स एंड क्लेम्स। अब इसमें बेसिकली क्या बात हो रही है, इसमें इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने बोला कि सोशल जो वो है जस्टिस है, जब हम बात करते हैं राइट, सोशल जो पैरामीटर है उसको नए तौर पे उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होना चाहिए, नए तौर पे उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होना चाहिए और उसको नए तरह से कंटेक्सचुलाइज करना चाहिए। कंटेक्स्ट भी उसका नया होना चाहिए और उसका कंसेप्ट भी जो है वो नया होना चाहिए। कंटेक्सचुलाइज, ठीक है, दोनों ही चीज़ें करने की उन्होंने बात की। और इसमें एक्चुअली बात क्या हो रही थी कि जो एक कमिटी है जो कि बात कर रही थी EVS की, EVS मतलब EWS की, सॉरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी, जिसमें अजय पांडे की कमिटी है, वो अजय पांडे कमिटी, उनके जो रिकमेंडेशन थे कि 8 लाख से कम जिनकी सालाना आय हो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा जाए, वो उन्होंने उसका जो रिकमेंडेशन है उसको मान लिया है और इसी बेसिस पे ये जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ आता है, ठीक है। SC गेव रिजर्वेशन, इसका जो रिजर्वेशन का जो उन्होंने तरीका है, जो वजह है, उन्होंने उसको ये भी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट की है और वो क्या है, उन्होंने किसको बोला है, क्या उन्होंने एज अ वो रखा है, उन्होंने रखा है कि आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 15 का 4 and Article 15 का 5 are not an exception to Article 15 of the Constitution of India, which itself set out the principle of substantive equality, including the recognition of the existing inequality, जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन का को कोट किया है, ठीक है, कि जिसकी वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि merit cannot be reduced to narrow definitions of performance and an open competitive examination which only provide formal equality of अपॉर्चुनिटी। ये एक थोड़ी सी जिसको बोलते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स बात उन्होंने कही है कि मेरिट जो है वो सिर्फ इतना आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते कि वो एक बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो उसको तय कर पाए, ठीक है, जो कि एक फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। ये दोनों चीज़ें आपको पॉइंट समझ में आ गए। उसके अलावा मैंने आपको जो पॉइंट बोले वो भी था कि उन्होंने 27% जो आरक्षण है वो एज इट इज़ रखा है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अजय पांडे कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब किसकी, हम बात करने वाले हैं रिवाइज रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन की एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जो रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। ये कब की बात है, हम बात कर रहे हैं 21 तारीख की, और 21 तारीख को क्या हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको रिलीज़ किया है। हम स्निपेट्स पढ़ रहे हैं इसके, जो स्पेशल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अनप्लान्ड स्पेशल डेवलपमेंट इन द ग्राम पंचायत, इसमें एक्सटेंडेड अर्बनाइजेशन एरिया,
इमर्जेंस ऑफ सेंसस टाउन्स, इसमें ये दिया जाए कि टाउन्स की जो सेंसस हैं वो किस तरह से होंगी। उसके अलावा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ, ये बेसिकली जो फोकस करता है वो काय पे करता है, ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत पे फोकस करता है कि वहाँ की कितनी जनसंख्या है, वहाँ का जो एजुकेशन का दर है वो कैसा है, वहाँ का जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, डेमोग्राफिक डिवाइड किस तरह का है, उसके अलावा क्वालिटी उनकी जो लाइफ है, सस्टेनेबिलिटी वो किस तरह की है, उनके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, जैसे हमने कहा है कि रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान है, तो ये तो हम वैसे भी समझ गए कि रूरल एरिया डेवलपमेंट मतलब ग्राम, है ना। तो उन्हीं से जो भी उन्हीं के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनके डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है, उनकी प्लानिंग पे और डेवलपमेंट पे। अब इसके तहत उन्होंने एक नई गाइडलाइन भी आई है, जिसमें क्या कहा है उन्होंने, जो कि नई गाइडलाइन आई है जो कि 2021 में आई थी, और उन्होंने क्या फोकस किया है इस पे, उन्होंने फोकस किया है कि इसमें प्रिपेयर किया जाए स्पेशल डेवलपमेंट प्लान जिसका फोकस काय पे हो, टाइपोलॉजी ऑफ विलेजेस पे, किस तरह के विलेजेस हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनका क्लाइमेट क्या है, जैसे मैंने कहा कि डेमोग्राफिक डिवाइड, जोग्राफिकल डिवाइड, उनका जो ओवरऑल एजुकेशन है, ओवरऑल उनकी जो पॉपुलेशन है, किस तरह का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, एग्री बेस्ड है या नहीं है, उनकी पॉपुलेशन काहे में ज़्यादा, किस चीज़ में ज़्यादा वो एम्प्लॉयड है, उसके अलावा वहाँ का जो हवा पानी है वो किस तरह का है, वहाँ के जोन्स कैसे हैं, हिल एरिया है, वहाँ पे डिजास्टर कितने ज़्यादा होते हैं, किस तरह के कोई नेचुरल डिजास्टर्स की अक्रेंस है, यानी उन बेसिस पे इसको तैयार किया जाए। ठीक है, इसके अलावा विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम जो है VPS, ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव प्लानिंग, ये बनाया गया है कि भाई जो टाउन प्लानिंग है ना, जो आप विलेज टाउन प्लानिंग है वो कैसे करेंगे आप, वो निर्भर करता है कोलैबोरेटिव वर्किंग पे, कोलैबोरेटिव प्लानिंग में किया जाएगा कम्युनिटीज़ के साथ। तो आपको पूरी एक जो कम्युनिटी है उसके साथ कोलैबोरेटिवली आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको विलेज को किस तरह से उसका डेवलपमेंट करना है, उसका चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें या फिर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें, लाइफ सस्टेनेबिलिटी की बात करें, दोनों ही चीज़ें जो हैं आपको एक तरह के कोलैबोरेटिव प्लानिंग के साथ करनी होंगी। उसके अलावा 15 फाइनेंस कमीशन विद द स्टेट फाइनेंस कमीशन विद रिस्पेक्ट टू विलेज लेवल प्लानिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंक किया किसको, 15th फाइनेंस कमीशन को, और जब हम बात करते हैं स्टेट फाइनेंसेस को, उन्होंने एक साथ लिंक किया, काहे के लिए, विलेज लेवल प्लानिंग के लिए। ओके, उसके अलावा इंटीग्रेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ GP डेवलपमेंट विद अर्बन क्लस्टर्स ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्लान एज पर द 73rd and 74th CAA and GPDP। ठीक है, तो बेसिकली जो है, जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको ये फोकस रखना है कि जो ग्राम की बात करते हैं हम, जब विलेज की बात करते हैं हम, तो उसकी प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है हमें। ये जो है कहा गया कि किस तरह से उनकी डेमोग्राफिक डिवाइड्स और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से आपको उनको कैसे वर्क करना है, एंड दिस बेसिकली विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम जो है ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की ऑन टाइगर रिजर्वेशन। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हम अपने यहाँ की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन द टाइगर कंजर्वेशन, दैट इज़ अ नेशनल एनिमल, एक तो सबसे वैसा माना जाता है। और हमारे यहाँ ये जब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज इट्स स्टेटमेंट on 4AMC Asian Ministerial Conference hosted by Malaysia in collaboration with Global Tiger Forum. ठीक है, we are talking about the Global Tiger Forum and we are talking about what? We are talking about Asia Military Conference, जो कि इस पे फोकस करती है टाइगर कंजर्वेशन में अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो आपको मालूम होगा कि अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, या सेफ टाइगर भी हमारे यहाँ एक कैंपेन रन हुआ था, या प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि लॉन्च किया था कब, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जिसमें टाइगर सेंचुरीज बनाई गई, जिसमें टाइगर जो जोन्स हैं वो बनाए गए, जिसमें जो उनका जो एरियाज था रिमार्केबल, और उसकी वजह से काफ़ी टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, जिसके कारण बहुत, जैसे काफ़ी सारे जो नाम है ना, जो स्पेशल टाइगर रिजर्व्स हैं वो बनाए गए और उनके जोन्स बनाए गए, और उसके कारण ये काफ़ी कारगर साबित हुआ, क्योंकि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है जो बहुत घटती जा रही थी, जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गई थी, वो 2018 के हिसाब से वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है
डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन 2000 इटसेल्फ, 2018 तक वो डबल हो गई है और 4 साल में और 2022 तक का टारगेट है कि इसके बाद और भी ये बढ़ सकती है। 4 years ahead of 2022 टारगेट, 4 साल के पहले ही ये डबल हो गई है और 2022 तक ये और बढ़ सकती है। और पहले का जो टारगेट था, जो सेट किया गया था कि कब तक पॉपुलेशन डबल हो जानी चाहिए, वो उससे काफ़ी पहले उसने वो लैंडमार्क अचीव कर लिया है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले आ रहा था कॉलर वाली, राइट, T15 जो टाइग्रस थी, जिसको बोला जाता है सुपर मॉम टाइग्रस, है ना, पेच टाइगर सेंचुरी में थी वो मध्य प्रदेश के। वहाँ पे वो अपनी एज, ओल्ड एज की वजह से उसको वो नहीं रही और उसका काफ़ी अच्छे से सम्माननीय तरीके से उसका जो वो है क्रेमेशन वो किया गया। वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने, राइट, एंड शी इज़ नोन टू बी अ मदर ऑफ 29 टाइगर कब्स। उन्होंने 29 टाइगर कप्स को जन्म दिया था अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस वजह से, जैसे वहाँ पे जो पेच सेंचुरी है या बांधवगढ़ है या कुछ एक जो स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व्स है, रणथंबोर है, ये जो है टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे टाइगर्स की जो उनके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ शॉर्ट टाइगर्स स्टैंडर्ड CAITS, इट इज़ अ सेट ऑफ क्राइटेरिया व्हिच अलाउज टाइगर साइट्स टू चेक इन देयर इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशंस। इसके अलावा हम आते हैं अब काय पे, वर्कशॉप हेल्ड इन इंडिजिनस नॉलेज इन हेल्थ केयर द वे फॉरवर्ड। इंडिजिनस नॉलेज और ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं इंडिजिनस नॉलेज मतलब लोकल नॉलेज, जिसको हम IK बोलते हैं, और ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि हमारे ट्रेडिशंस की जो नॉलेज है उसको बोलते हैं TK। ठीक है, इज नॉलेज, नो हाउ स्किल्स एंड प्रैक्टिस दैट आर डेवलप्ड, सस्टेन एंड पास्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, एक कम्युनिटी के अंतर्गत, एक कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, ऑफन फॉर्मिंग अ पार्ट्स ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है, दोनों ही तरह की जो नॉलेज होते हैं, जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स की बात करते हैं, जो चीज़ें हमारे यहाँ हमारे घरों में चलती आ रही है, कुछ चीज़ें होंगी ना जो आपके घर में होती हैं, वो आपकी फैमिली में रन करती होंगी, आपकी मम्मी करती होंगी, आपकी दादी करती होंगी, आपके पापा करते होंगे, आपके दादाजी करते होंगे, एक ख़ानदान का एक ट्रेडिशन हो जाता है। इसी तरह कम्युनिटीज़ का भी एक ट्रेडिशन हो जाता है, जो चीज़ें चलती हुई चली आ रही है, परंपरा का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं ठीक है। और इंडिजिनस नॉलेज होता है जो लोकल नॉलेज होता है। लोकल नॉलेज से हमारा मतलब होता है जो उस जगह का, उस प्रांत का जो लोकल नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। तो दोनों ही चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, वो आइडियाज़, वो प्रैक्टिसेस, वो उस तरह की चीज़ें जो कि सस्टेन करती हैं और एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पास ऑन होती चली जाती हैं। और धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं, वो जो नॉलेज है, वो उनकी आइडेंटिटी का, उनकी अवेयरनेस का, उनकी सोशल आइडेंटिटी का, उनकी सोशल बीइंग का, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का, कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया हैज़ अ रिच ट्राइबल नॉलेज बेस विद द इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन टू फॉरेस्ट प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, मेडिसिन एंड फॉरेस्ट मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट ड्वेलिंग यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम जब बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में इस तरह की काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास दोनों ही नॉलेज हैं, जिनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी है और इंडिजिनस नॉलेज भी है, और एक साथ रहते हैं, काफ़ी क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, जिनके बारे में काफ़ी सारी जिनके पास जानकारी है, काय के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, प्लांट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसको किस तरह से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, फूड के या मेडिसिन बनाने के, या आप फॉरेस्ट मटीरियल को कैसे यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट ड्वेलिंग करने के लिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस अ ट्रेडिशनल ट्राइब, आप देख पा रहे हैं ना, इनका पहनावा, इनके जेवर, इनकी जो नाक की लॉन्ग है, आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल ट्राइब है जिनके अपना उनकी जो संस्कार हैं या उनके ट्रेडिशंस हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते जाते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। The use of indigenous knowledge to meet primary health care needs goes back to 1978 when the World Health Assembly announced the potential use of traditional medicine and urged member states to use traditional medical practices in primary health care. Issues in TK include decline in TK as new generations move away from tribal cultures and habitat, and protection of intellectual property rights in TK. Traditional Knowledge Digital Library TKDL by CSIR in association with Ayush is aimed at preserving traditional knowledge of Indian herbal medicinal drug under it. तो अब ये हुआ क्या था बेसिकली, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की, तो हुआ क्या, पहले के ज़माने में जो लोग थे वो ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ करते थे, चाहे वो खाना बनाने का तरीका हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदा हो, किसी भी
तरह से। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जनरेशन्स जो हैं वो धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है अपना, या इंडिजिनस नॉलेज जो है वो भूलती जा रही हैं, क्योंकि अगर अर्बनाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है, जो उतना जिसको आप बोलते हैं ना कि सिटीज़ की तरफ इतना जाते जा रहे हैं कि ट्रेडिशनली जो लोग जगह पे जहाँ पे रहते थे वहीं पे हम नहीं रहते हैं, वहीं पे उनका बसना जो है, जो प्रिमिटिव हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, प्रिमिटिव कल्चर्स हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं वो भी होते जा रहे हैं, मेडिसिनल्स जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। जनरेशन दर जनरेशन वो पास ऑन नहीं हो पा रहे। तो अब जो बात हो रही है वो ये हुई है कि ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और वो किसके साथ काम करेगी? वो काम करेगी जो CSIR बनाएगा, और काम करेगी वो आयुष के साथ। आयुष भारत आपको मालूम है ना, आयुष भारत हमारा जो आयुर्वेदिक, अभी क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है उस टाइम पे तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, राइट। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए किया गया है फोकस में काय को, कि आपका ये जो ट्रेडिशनल है और जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है, आपका ट्रेडिशनल नॉलेज जो है मेडिसिन का, आयुर्वेदा का, बाकी चीज़ों का, जो प्राइमरी हेल्थ केयर में आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन को, इनकी जो आपका जिसको कहते हैं ना हम इंडिजिनस वे में हम कैसे इलाज कर सकते हैं, या हम नॉन इन्वेसिव तरीके से किस तरह इलाज कर सकते हैं, हम उनके लिए उनका जो पोटेंट यूज़ है उनका, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोपेल करने के लिए इसका वो किया जा रहा है, और इसको बढ़ाया जाता है इंडियन हर्बल मेडिसिनल ड्रग को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली एक तरह से आयुर्वेदा को और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। इसका जो पहला जो बात करते हैं हम इंडिजिनस नॉलेज की, ये कब आया था प्राइमरी हेल्थ में? ये 1978 में आया था, जबकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस पर फोकस किया था, और उन्होंने कहा था कि इसके जो यूज़ हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनका कितना अच्छा असर हो सकता है और कितना पोटेंट यूजेस हैं उनके, जो कि किया जा सकता है ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस में प्राइमरी हेल्थ केयर देने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। हम आ गए हैं 23 तारीख को, और हम बात करने वाले हैं काई की। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इशूड गाइडलाइंस टू प्रमोट ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर। गाइडलाइंस ऑफ सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसको SMAM बोला गया है, हैव बीन अमेंडेड टू प्रमोट लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन ड्रोन्स एंड टू प्रमोट प्रिसिशन फार्मिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा हाईटेक चीज़ है। यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स फोटोग्राफी आपने देखी है? ड्रोन्स फोटोग्राफी होती है जो ऊपर से की जाती है ना, ये जैसे ड्रोन है, इससे आप नॉर्मली आपने इसका फोटोग्राफी वगैरह में यूज़ देखा होगा, या इसका जो कुछ एक्सेस करना होता है कुछ एरिया, तो उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। पर यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको किया जा रहा है एग्रीकल्चर में यूज़। तो ये एक नई तरह की चीज़ है जो खिलाई जा रही है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इशू किया है गाइडलाइंस कि आप इसको एग्रीकल्चरल यूज़ में कैसे ला सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, इसके हिसाब से हमने गाइडलाइन सेट की हैं, जो कि सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में है। ऑब्वियसली आप उसको मैकेनाइज कर रहे हैं ना, जो कि पूरा प्रोसेस है, आप उसको मैकेनाइज कर रहे हैं, और ये किया जा रहा है लार्ज स्केल में। जब लार्ज बहुत हेक्टर्स ऑफ लैंड की हम बात कर रहे हैं, या कई एकर्स ऑफ लैंड की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, जो प्रिसिशन के तौर पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरह से आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये किस तरह से उस पर छिड़काव कर रहा है। ऊपर से जैसे जाएगा तो ऑब्वियसली जो ये लेबर है ये कम होगा, इससे जो मैकेनाइज्ड वे है इसमें बहुत बड़ा एरिया बहुत कम पीरियड में ये कर पाएगा, राइट। एक आदमी ऊपर से अगर इस पर छिड़काव करता हुआ जाएगा तो आप सोचिए उसको कितना टाइम लगेगा, जबकि एक ड्रोन है अगर वो कर रहा है ये काम, तो उसमें कितना जो स्किल है, वो उसकी स्किल सेट जो है वो ऑब्वियसली इंसान तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उससे, मशीन है वो। और दूसरा वो कितना आपका टाइम सेविंग होगी, टाइम इफेक्टिव होगी। उसके अलावा वो कितना बड़ा एरिया एक दिन में यील्ड कर सकती है, एक दिन में वो डाल सकती है, फर्टिलाइजर्स जो है वो स्प्रे कर सकती है। उसके अलावा उससे जो हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें किया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये तो हमने बात करी ली है। इसके अलावा रीजन इन डिफिकल्ट एरियाज वे फार्म पावर अवेलेबिलिटी इज लो, अब वहाँ पे हेल्पफुल होगा। जो कि बड़े फार्मर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मिड रेंज फार्मर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और वो एरियाज जहाँ पे फार्मिंग में जो मैन वर्क है, जो मैन पावर है वो मुश्किल से मिलता है ऐसे एरियाज़ में, वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव हो सकती है टेक्निक। और ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हिल पे फार्मिंग होती है ना, तो वहाँ पे पर्सनली करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप ड्रोन पे आगे के थ्रू आप करेंगे तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है। Financial assistance to custom hiring centers set up by Cooperative Society of Farmers, Farmer Produce Organizations and Rural Entrepreneur for purchase of drones. ड्रोन का इनके लिए उन्होंने क्या किया है, उनने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने का वादा किया है। किसको? कस्टम हायरिंग सेंटर्स को, जो कि इसको यूज़ करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को,
कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स को, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर रूरल एंटरप्रेन्योर को जो कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये चीज़ करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का भी उन्होंने किसको बोलते हैं आप अश्योरेंस दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये तो मैंने आपसे कह ही दिया कि इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ हो सकता है। रूटीन एक्टिविटीज सच एज पेस्टिसाइड स्प्रेइंग जो हो गया वो जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, जो छिड़काव है वो कितनी आसानी से हो जाएगा। क्रॉप की मेंटेनेंस देखी जा सकती है, फोटोग्राफी आप ऊपर उस पर कैमरा फिट कर दीजिए तो ये देखा जा सकता है कि बहुत रिमोट एरिया में भी जो क्रॉपिंग है वो किस तरह से हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीड़े लग रहे हैं या कुछ परेशानी हो रही है राइट तो वो मैनुअल होने की जगह वो चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएंगी तो वो आसान हो जाएंगी। ओके उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है फॉर यूज इन ड्रोन एप्लीकेशन विद पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री नॉन क्रॉप्ड एरियाज दैट इज वो ऑल्सो रिलीज्ड। किस तरह से उसका यूसेज हो सकता है, किस तरह से उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ये चीज़ें भी उन्होंने इसमें बताई हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं काई की कार्बन एमिशन कंट्रोल करने की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इंडिया और यूएस ने क्या किया है, इंडिया और यूएस ने स्कोपिंग वर्कशॉप ऑन कार्बन कैप्चर विच इज़ अ सिमिलर थिंग, जो कि हम कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जिसका ये पूरा है वर्कशॉप। जब हम बात करते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसको CCUS के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को हम बोल देते हैं, लेकिन इट इज़ अबाउट वर्किंग और कंट्रोलिंग द कार्बन एमिशन। राइट, वर्कशॉप जॉइंटली ऑर्गेनाइज, ये जो वर्कशॉप है ये इसका नाम है, this is the name of the workshop, but it focuses on the controlling or curbing of the carbon emission. Workshop jointly organized by Department of Science and Technology and Storage in US Department of Energy discuss challenges and opportunities to combat climate change through CCUS. तो ये अब इनमें क्या डिस्कशन किया इन्होंने डिस्कशन किया दोनों जो कंट्रीज़ के जो हेड्स थे, जो कि एक पर्टिकुलर जो वो हैं, जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और वहाँ का जो US का डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहाँ पे डिस्कशन किया कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कर्ब कर सकते हैं। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन एमिशन हो रहा है, हम किस तरह से उसको कर्ब कर सकते हैं और हम किस तरह से थोड़ा सा उसको बेटरमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के वर्क के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और ये उन्होंने किसके अंदर बात की, बेसिकली यूटिलाइजेशन की, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी, और बात की उन्होंने कार्बन एमिशन को कट करने की या कार्बन कैप्चर करने की। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस को वी वाया शिप और पाइपलाइन। अब उन्होंने बात की कि हम किस तरह से जो प्लांट्स हैं या उनकी हम कैपेसिटी जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जो रिड्यूसिंग है ओवरऑल कार्बन एमिशन को कैसे कर सकते हैं, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द कोल, एफिशिएंसी जो है हम कोल की किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या फिर गैस फायर जो प्लांट्स हैं उनकी कैसे बढ़ा सकते हैं, और जनरेट कैसे कर सकते हैं हम मोर अफोर्डेबल एंड मोर रिलायबल पावर। राइट, जब हम बात करते हैं कोल की तो हम ये वैसे ही समझ जाते हैं कि हम कहाँ की बात करने वाले हैं, हम एनर्जी या पावर की बात करने वाले हैं। तो इस पर उनका फोकस था कि अगर हम कोल की जो जिसको हम कहते हैं ना एफिशिएंसी, अगर हम कोल की या जो प्लांट्स हैं, जो एफिशिएंसी जो गैस फायरिंग प्लांट्स हैं, अगर हम उनकी एफिशिएंसी पे वर्क कर लें तो फिर हमें ये जो चीज़ है ना, अफोर्डेबिलिटी जो है पावर में, जो पावर सप्लाई में जो अफोर्डेबिलिटी है, हम वो अटेन कर लेंगे। और उस पर किस तरह से करने हैं, कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं, जो सोर्सेज हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, हम उनके ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी। इसके अलावा इसमें से बात क्या होती है, इसका जो पार्ट है, जब हम CCUS की बात करते हैं, कार्बन कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसका जो इनिशिएटिव है इसमें क्या है, मिशन इनोवेशन क्या है हमारा, जो हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं इंडिया की, ग्लोबल इनिशिएटिव टू मेक क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल। ये मिशन का जो सबसे सिंपल सा इनोवेशन है वो ये है कि आप कार्बन एमिशन को कैसे रोक सकते हैं, और आप जो एनर्जी के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं एनर्जी के, आप उनको रिलायबल कैसे बना सकते हैं, रिन्यूएबल कैसे बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं, और एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं सभी के लिए। उसके अलावा एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी दैट इज एक्ट एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश CCUS एज अ टूल टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। वो भी मैंने आपसे कहा कि जैसे हम कार्बन एमिशन की जब डिप्लीशन की बात करते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग की, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, अपने आप ही ये जो चीज़ है ना, दो तीन चीज़ें, ये कंसेप्ट आपस में ही जाते हैं। जब हम बात कर लें ग्लोबल वार्मिंग की, कार्बन एमिशन की, ओजोन डिप्लीशन की, ये सब कंसेप्ट जो है वो तकरीबन एक साथ ही जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ये सब कुछ कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा उसके ऊपर ये फोकस करता है, विच इज CCUS। ओके, अब हम आ गए हैं 24th को हमने क्या डिस्कशन करना है, यहाँ पे जो न्यूज़ बनी करंट अफेयर्स में वो ये हुआ कि नेताजी नेशन पेज होमेज टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज 125th
बर्थ एनिवर्सरी, राइट। उनका जो बर्थडे था वो था 23rd को, और उसका जो होमेज है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे उनको पे किया गया। उसके अलावा इस दिस ओकेजन पे उनका जो होलोग्राफिक जो स्टैचू है वो अनवील किया गया इंडिया गेट पे, और वहाँ से वो जो ग्रेनाइट स्टैचू है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे उनका जो होलोग्राफिक स्टैचू है वो लगाया गया 23 तारीख को इंडिया गेट पर। अब जब हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनके बारे में तो मुझे लगता है कि शायद बच्चा बच्चा जानता होगा। ये उतना ही बड़ा नाम है जितना कि भगत सिंह जी का नाम है, जितना बड़ा कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम है, जितना बड़ा जवाहरलाल नेहरू का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, महात्मा गांधी का है। तो जब हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक्सक्यूज मी, तो आई डोंट थिंक कि उनको किसी भी परिचय के वो मोहताज हैं इस मामले में। आपने नाम सुना होगा जब हम बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन जब आपने सुना है तो आप जानते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। ये आपको मालूम है, पता नहीं मुझे आपको ये कितने लोगों को पता है, नहीं मालूम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई की थी, और ये बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही लर्नर्ड और बहुत वेल ऑफ फैमिली से और बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड करियर था उनका, जब उन्होंने देश की आज़ादी के नाम अपना जीवन कर दिया। उसके अलावा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जिसको आप बोलते हैं INA, आप जानते हैं, वो जो है एसोसिएटेड हैं सुभाष चंद्र बोस से। उन्होंने बात की, वो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, सोशलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, बोलते थे वो। he was a very staunch propagator of इक्वालिटी एंड सोशलिज्म। उसके अलावा जब बात करते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कैलकाटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। ये तो खैर ठीक है। उनको जब प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया हरीशपुर सेशन का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1938 में उनको वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस सेशन में ही वाज री इलेक्टेड बट विड्रू डिसएग्रीमेंट विद गांधी। पर उस टाइम तक उनका जो गांधी जी से विवाद था वो बहुत चरम पे पहुंच गया था, क्योंकि वो जो थ्योरी थी वो उतना ज़्यादा, जिनको कह सकते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते थे। वो थोड़ा करो या मरो वाली जो थ्योरी थी वो सुभाष चंद्र बोस की थी, जिसको कहा जाता है, जैसे कि उनकी आप स्लोगन से ही समझ सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो गांधी जी के साथ नहीं चली, और गांधी जी के साथ उनके डिस्प्यूट हुए, जिसके बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है। उसके अलावा जब हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो वो इतना बड़ा नाम है, कहा जाता है कि उन्होंने हिटलर को इम्प्रेस किया। हिटलर जैसे आदमी को उन्होंने इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि उनका सपोर्ट उनको मिल गया। उसके बाद वो जापान चले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो नेताजी का जो टाइटल है उनको दिया गया। आपको मालूम है नेताजी का जो टाइटल है सुभाष चंद्र बोस को, एक बड़ी रोचक जानकारी है। नेताजी जी का जो टाइटल है सुभाष चंद्र बोस को, वो कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है ना, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया। और ये भी कहा जाता है कि महात्मा का जो टाइटल है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया। लेकिन फादर ऑफ द नेशन, जब महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके की लड़ाई थी, उनका डिस्कॉर्ड हो गया था 1939 के बाद महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस का, फिर भी उन्होंने जब सिंगापुर में जो रेडियो का वो किया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया रेडियो से को, जब उन्होंने संबोधित किया, तब रेडियो पर उन्होंने संबोधित किया सिंगापुर में, तब उन्होंने 1944 में पहली बार फादर ऑफ द नेशन कह के बुलाया महात्मा गांधी को, राइट। तो ऐसा नहीं था कि उस जमाने में जब हम बात करते हैं डिस्कॉर्ड की, तो आज की डेट में हम दिखाते हैं कि बिल्कुल ही एकदम ही संबंध जो है संधि विच्छेद हो गई और दुश्मनी हो गई, ऐसा नहीं था। उनके बीच में जिसको कहते हैं कि आप आदर का भाव हमेशा बना रहा, और वो ठीक है, वो उनकी पॉलिटिकली सोच उनकी नहीं मिलती थी, उनकी आइडियोलॉजीज नहीं मिलती थी, उनकी सोच नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, उनकी आइडियोलॉजी में तकरार होने के बाद भी, 1939 में अलगाव होने के बाद भी, 1944 में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन पहली बार कह के संबोधित किया था, ठीक है। ओके, अब इनका हम लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी इनका बहुत बड़ा है। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो है, इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा स्वराज जो था उस ज़माने में, आप कह सकते हैं कि वो एक क्रांति का दूसरा नाम माना जाता था। जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं तो क्रांति का दूसरा नाम माना जाता था, और उन्होंने बुक की द इंडियन स्ट्रगल के नाम पे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने अपनी
उनका जो पुरस्कार है उसको इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उनके नाम का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आज भी। वो कौन सा है? आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन जैसे आप जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उनके नाम पे दिया जाता है। उसके अलावा 2022 में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा हैव बीन सेलेक्टेड। इस साल उनका इस साल इस पर्टिकुलर जो अवार्ड है जिसके लिए आपदा प्रबंधन का जो अवार्ड है वो इस साल किसको दिया जा रहा है? प्रोफेसर हैं जो गुजरात के 2022 के डिजास्टर मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के उनके जो प्रोफेसर हैं विनोद शर्मा जी, उनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने सुना हो कि अभी अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि इनकी जो बेटी हैं अनीता बोस, वो जर्मनी में रहती हैं क्योंकि इनकी उनकी जो मदर थी वो जर्मन थी और वो जर्मनी में रहती हैं। और अभी जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने उनको ऑनर किया है 125th एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे उनके फादर के, और वहाँ पे उनको स्टेट डिनर के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और बाकी अगर मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताती जाऊँ तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो टाइम है हमारा वो यहीं चला जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर इतना सब कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, बताया जा सकता है कि उसके लिए कोई एंड नहीं है कि हम कितना कह सकते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है आप समझने के लिए कि वो किस तरह का जज्बा रखते थे। पच्चीस तारीख की हम बात करते हैं। 25 तारीख की हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेट नॉर्म्स फॉर गन्स टू काउंटर ड्रोन्स। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगेन ड्रोन्स आ गए यहाँ पे। ड्रोन्स जो है हमने पहले जो ड्रोन्स डिस्कस किए थे वो हमने एग्रीकल्चर के किए थे, अब हम बात कर रहे हैं मिलिट्री के रेफरेंस में। ठीक है, गवर्नमेंट सेट नॉर्म्स फॉर गन्स टू काउंटर ड्रोन्स। द गाइडलाइंस आर फॉर The guidelines are for anti-drone guns to be deployed by the security forces for neutralizing rogue drones in border areas. ठीक है, अब ये बेसिकली जो रोग ड्रोन्स है ना बॉर्डर एरिया में, अब क्या होता है कई बार न्यूसेंस भी बन जाते हैं। हमारी जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर अगर जो दुश्मन कंट्री हैं वो क्या है, वो ड्रोन के थ्रू भी हमारे एरियाज़ को बहुत अच्छे से देख सकती हैं, समझ सकती हैं, क्योंकि आसमान में तो वो ड्रोन्स जो हैं वो आसमान में उड़ते हैं, राइट। तो ये जो रोग ड्रोन्स है ना ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी एक तरह से बन गई हैं बॉर्डर एरियाज़ के लिए। तो अभी क्या किया है उन्होंने, गवर्नमेंट ने किया है कि अगर आप को पहचान का नहीं है, अगर वो ड्रोन्स हैं तो उनके लिए गाइडलाइन की है उन्होंने, एंटी ड्रोन गन्स उन्होंने डिप्लॉय की हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, कि अगर कोई ऐसा ड्रोन आपको दिखता है जो कि रोग ड्रोन है तो उसको आप गिरा सकते हैं। एंटी ड्रोन गन्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय UAVs swarm attacks from at least 1000 meters and nano UAVs and 2500 meters for large UAVs। ठीक है, एंटी ड्रोन गन्स जो हैं ये क्या कर सकती हैं, ये UAVs और ग्रुप ऑफ UAVs जो कि स्वॉर्म अटैक होता है ना, UAV तो मतलब एक और ग्रुप ऑफ UAVs हो गए, तो उनके लिए भी उसको मार के गिरा सकते हैं। कब तक? 1000 मीटर की दूरी तक, 1000 मीटर की लेंथ तक। और नैनो UAVs जो होती हैं जो कि लार्ज UAVs उनको भी मार सकती हैं, और 2500 मीटर्स तक के जो कवर करता है एरिया, जो बड़े UAVs होते हैं उनको भी मार के गिराया जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं हम एंटी टेक्नोलॉजीज क्या क्या है हमारे यहाँ एंटी ड्रोन की। इन अक्टूबर 2019 सिविल एविएशन मिनिस्टर हैड इशूड नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स गाइडलाइन टू डील विद पॉसिबल सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम रोग ड्रोन्स टू की इंस्टॉलेशन लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड मिलिट्री बेसिस। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि DRDO है हमारे यहाँ का, आपको मालूम है, उन्होंने डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन्स। तो वही वाली चीज़ है बेसिकली कि हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कहाँ की, DRDO ने एक तो डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय जो टेक्नोलॉजी है वो इजाद की है, वो ढूंढी है। उसके अलावा अक्टूबर 2019 में सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसने इशू किया था नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स गाइडलाइन, ताकि जो ये रोग ड्रोन्स हैं इनसे डील कर सके, इनसे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे डील किया जा सके, उनसे उभरा जा सके, और इनको इंस्टॉलेशन जो है वह न्यूक्लियर पावर का, लाइक फ्रॉम ड्रोन टू की इंस्टॉलेशन लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड मिलिट्री बेसिस, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने इसके बारे में बोली थी। कब? 2019 में। अब हम आ जाते हैं UN से रिलेटेड एक न्यूज़ पे कि इंडिया ने एक्चुअली थोड़ी सा अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया है। वो क्या जाहिर किया है कि अभी भी UN जो है इज़ येट टू अग्री ऑन द कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म।
यूएन का, इंडिया का ये कहना है, हमारा ये कहना है कि अभी भी यूएन जो है एक वो कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म पे रीच नहीं कर रहा। किसी कंट्री के लिए उसका जो स्टैंड है वो डिफरेंट हो जाता है, किसी कंट्री के लिए उसका स्टैंड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। हमारे यहाँ चाइना के मामले में उनका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है, और उनके यहाँ जब कोई अटैक होते हैं, जैसे अलकायदा का यूएस में जो अटैक हुआ, बाकी सारी जो चीज़ें, उनके लिए उनका स्टैंड थोड़ा अलग हो जाता है, राइट। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है, हमने जो हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट नेशन का असेंबली का जो स्टैंड है वो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। At the United Nations General Assembly meeting, India has raised concern that the global body has neither agreed on the common definition of terrorism nor crafted a well-coordinated policy to tackle the global scourge and dismantle its enabling networks. अब अगेन वही चीज़ है जो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो भी टैकल करने का तरीका है ना टेररिज्म को, वो हर कंट्री टू कंट्री डिफर नहीं कर सकता। आपके पास एक यूनिफॉर्म आइडिया आपके पास होना चाहिए, एक कॉमन ग्राउंड आपके पास होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे निपटना है। उनकी जो एक कॉमन डेफिनेशन है वो आपको इस्टेब्लिश करनी होगी, वेल कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनानी होगी आपको, जो कि टैकल करेगा किसी भी प्रांत में जो टेररिज्म है उसको, राइट। और उसके जो नेटवर्क्स हैं, जो इनेबलिंग नेटवर्क्स हैं जिनकी वजह से वो एक्टिविटी या वो गतिविधियां होती हैं। कोई भी टेररिज्म जब बात करता है, कोई भी जो टेररिस्ट आउटफिट बात करता है, काम करता है, तो वो अकेले नहीं करता, वो आइसोलेशन में नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा नेटवर्क उसके भी पीछे होता है। तो उनको जो इनेबलिंग नेटवर्क्स हैं उनको भी किस तरह से डिसमेंटल किया जाएगा और हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा, इस पे भी उनको आने पे इस पे भी उनको कंक्लूजन में आने पे के लिए बोला गया कि आप एक ग्राउंड पे आइए, कम से कम आप एक बात कीजिए, ठीक है। अब इंडिया ने क्या प्रपोज किया, उसने ड्राफ्ट किया डॉक्यूमेंट ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसको CCIT बोलते हैं, एंड द UN in 1986, but it has not been implemented yet and there is no unanimity on the definition of terrorism among the member states. तो सीधी सी बात है, हमने ये जो चीज़ है ना 1986 में बोल दी थी, हमने 1986 में ये बात बोली थी, जब उतने टाइम पे तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जो ये मैसिव टेररिज्म है, ये इतना जिस तरह का आज जितना रूप है उसका, आज इतने ख़तरनाक रूप में टेररिज्म दिखता है, उतना ख़तरनाक इसने रूप नहीं लिया था, उतने प्रचंड उसमें नहीं था ये। तब हमने ये बात बोली थी कि इनको इंडिया ने प्रपोज किया था ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन था इंटरनेशनल टेररिज्म पे, उस पर तब हमने ये बात बोल दी थी। इसके बाद 1980s, लेट 1980s में हमने देखा कश्मीर में जो टेररिज्म की घटनाएं बढ़ी, बाकी लिट्टे इधर उधर जो भी टेररिज्म था, कई की जो गतिविधियां थी उस टाइम पे फिर भी बहुत कंट्रोल थी जब हमने ये बात बोली। लेकिन तब के बाद, उसके बाद तो इतना ज़्यादा टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती चली गई हैं और ग्लोबल स्केल पे वो इम्पैक्ट कर रही हैं। उसके बावजूद अभी तक भी यूएन का ना उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में कोई इम्प्लीमेंटेशन आया, ना उनका कोई अभी तक भी कोई सहमति बन पाई है जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ। अभी तक भी कोई भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं आ पाई है टेररिज्म को टैकल करने के लिए, ठीक है। और ना ही कोई जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का, जिसको आप बोलते हैं ना कि एक मत बन पाया है, ऐसा नहीं हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं इनके जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमने CCIT के थे वो क्या थे, वो ये थे टू हैव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। ये सिंपल से हमारा डेफिनेशन था कि भाई जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनको एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए कि भाई टेररिज्म अगर ये गतिविधि है, ये एक्टिविटी है, तो ये टेररिज्म के अंदर शामिल है, ये इसको टेररिज्म को बोला जाएगा कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, राइट। ये नहीं हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि अपना क्रिमिनल लॉ होना चाहिए उसका, ठीक है। UN का जनरल असेंबली का अपना एक क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको अगर कोई क्रिमिनल लॉ के अंदर UNGA के क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अगर कोई आया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट आया है, कोई भी टेररिस्ट गतिविधि हुई है, तो उसका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अलग होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और वो बहुत ही जिसको बोलते हैं ना उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही पिन पॉइंट, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। टू बैन ऑल टेरर ग्रुप्स एंड शट डाउन टेरर कैंप्स। अब इनका सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको तो बैन किया ही जाए, ऑब्वियसली उनकी जो भी उनका जो जिसको बोलते हैं ना लॉजिस्टिकली भी उनको हर तरह से कट डाउन किया जाए, हर तरह से उनकी जो कमर है वो तोड़ी जाए, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ब्रेक डाउन करनी ज़रूरी है, उनकी इकॉनमी चरमराना ज़रूरी है, लॉजिस्टिक नेटवर्क उनका टूटना ज़रूरी है, इनेबलिंग नेटवर्क उनका टूटना ज़रूरी है, और उसके अलावा टेरर कैंप्स जो हैं उन पे किसी तरह से रोक लगाई जाए। जैसे हमें मालूम है कि काफ़ी सारे जो टेरर कैंप्स हैं इंडिया के, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे टेरर कैंप्स जो हैं वो पाकिस्तान में बने हुए थे, राइट। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो उरी के बाद हुई थी जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी, हमें मालूम है कि वो टेरर कैंप्स जो हैं पाकिस्तान में जो स्थित टेरर कैंप्स थे जिनकी वजह से इंडिया पे हमला किया जाता है, वो
हटाए गए थे वहाँ से, वो जो है डिस्ट्रॉय किए गए थे, राइट। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो और भी टेरर कैंप्स हैं, इनको हटाया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये इंडिया की मांग है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या किया, तो हमने क्या किया, इंडिया को स्पॉन्सर्ड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, जो कि अडॉप्ट किया गया 1999 में। उसके अलावा इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है जॉइन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली। हमने दोनों ही चीज़ें जो कि असेंबली के अंतर्गत आती हैं ना, इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये दोनों स्टेप किए हैं, ठीक है। पहला क्या, हमने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को उसको को स्पॉन्सर किया था, जो कि 1999 में आया था। उसके अलावा हमने क्या सपोर्ट किया, ज्वाइन किया ग्लोबल काउंटर टेररिज्म को, जो कि स्ट्रैटेजी थी जो कि अडॉप्ट की गई थी जनरल असेंबली से टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ये इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। इंटरनली तो हमने काफ़ी सारे स्टेप लिए और मेजर लिए हैं, और हमने काफ़ी सारी बॉडीज़ भी बनाई हैं जो कि स्पेशली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनी हैं। यहाँ से हमारे ख़त्म होता है पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स का वीक था। अब हम चलते हैं छोटे छोटे जो स्नाइपर्स थे, जो कि छोटी मोटी चीज़ें जिन्होंने और भी हिस्सा बनाया, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि इनमें डेट्स नहीं है एग्जैक्टली, पर ये जो एक हफ्ते में इन्होंने थोड़ा बहुत ही न्यूज़ का हिस्सा रही, हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम बात करते हैं नेशनल वोटर्स डे की। नेशनल वोटर्स डे जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, हर 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको मालूम था, जिसको इनकरेज किया जाता है, जिसमें कंट्री की वोटर्स को टू पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। ये आपको मालूम है कि इंडियाज़ वोटर्स डे 25 जनवरी को था, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये ज़्यादातर इसलिए जीके में आया तभी है। अब पहला जो था ये सेलिब्रेट कब किया गया था, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2011 में, 10 साल पहले ही इसको नेशनल वोटर्स डे घोषित किया गया है। इसके अलावा इस साल का जो नेशनल वोटर्स डे था, उसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है। मतलब क्या, इलेक्शंस को सबसे बड़ी बात क्या कि एक तो इंक्लूसिव हो, जितने लोग हैं जो कि 18 साल की आयु से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो उनको वोट दे, उसको कैसे आप इंक्लूसिव बना सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, और एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं। मतलब इलेक्टोरल जो जिसको बोलते हैं ना, जो जब आप इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अलग अलग बूथ होते हैं, राइट, तो वो भी एक्सेसिबिलिटी में कैसे आ सकते हैं। हर आदमी को आप प्रेरित कैसे कर सकते हैं कि भाई तुम्हें जाओ और तुम्हें वोट देना है, राइट। आप उनको एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं, जो बूथ हैं वो आप इतने पास बनाइए कि आप इतने, जो एक पर्टिकुलर एरिया है वो तो वैसे भी होता है, राइट, एक एरिया में आपको डिफाइंड एरिया होता है, उसके अंदर आपके बूथ होने चाहिए, वो किया जाता है। कैसे आप जागरूक करा सकते हैं नागरिक को, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, दिस इज चीरू 2022। अब इसमें क्या है, ये बात हो रही है पैसिफिक ओशन की, और ये बात की जा रही है काय की, डीप एंड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की, बोला तो यही जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, ईरान, रशिया और चाइना ने 2022 में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट नेवल ड्रिल जो है, जिसको बोलते हैं चीरू 2022, वो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में स्टार्ट की है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट की है, उसका उन्होंने कहा है कि उनका जो इंटेंशन है, जो उनका मोटिव है, वो ये है कि वो डीपन करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल कोऑपरेशन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और उस एरिया के जो कंट्रीज हैं उनके आसपास। हालांकि व्हेन चाइना इज इन्वॉल्व यू नेवर नो, बट दिस इज व्हाट दे हैव come up with। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं पेलिकन्स की। अब पेलिकन्स कौन होते हैं, पेलिकन्स जो होते हैं ये वाइट, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा सा एक जेनस होता है वाटर बर्ड्स का, है ना, उसकी फ़ोटो यहाँ बनी हुई है। काफ़ी कुछ लोग जो हैं, काफ़ी जो नॉर्मल लेमेंस होते हैं, वो लेमन जो होते हैं, लेमन जो होते हैं वो उसको कंफ्यूज कर देते हैं किसी प्रजाति डक समझ के, पर ये डक नहीं होते, ये पेलिकन्स होते हैं, ओके। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनको नेमेटोड इन्फेस्टेशन। नेमेटोड आपको याद है, हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, राइट। तो ये इन्वर्टिब्रेट्स का राउंड वर्म्स की एक वो होते हैं, एक प्रकार है, और उसमें जो इन्फेस्टेशंस होता है उसकी वजह से इनकी जो जान है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया माना जाता है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे उसको अफेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट किया है। वहाँ पे नेमेटोड जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इनकी जो बेसिकली जो इनकी जो वो है ना इन्फेक्शन जो है कहाँ पे हो रहा है, इनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में हो रहा है। ये एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल उसमें एरिया में जो कैविटी है वहाँ पे रह जाते हैं, और फिर ये पैरासिटिक होते हैं क्योंकि तो धीरे धीरे आपको अंदर से वो कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादातर सभी रेप्टाइल्स का होता है, ये सभी ऑर्डर्स में फाउंड इन द
सभी रेप्टाइल्स में होता है ये, तो वो चीज़ इनमें हो रही है और ये इन्वेस्टेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जान का ख़तरा जो है उसने पैदा कर दिया है। इन पर्टिकुलर मास मोर्टालिटी हो रही है, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में जो है पेलिकन्स वो पाए गए हैं, मरे हुए पाए गए थे वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इनके बारे में जब कहा जाता है तो मैंने जैसे कहा कि राउंड वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स राउंड वर्म इन्फेक्शन है, राउंड वर्म से होता है वो, ये हमने इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ा था, राइट। ये नेमाटोड जो है ये तो बेसिकली इसका नाम है, इसके फिल्म का नाम है। इसके अलावा पेलिकन्स के बारे में कहा जाता है ये काफ़ी थ्रेटन्ड है, काफ़ी इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है। थ्रेटन्ड है, एंडेंजर तो नहीं है, थ्रेटन्ड है। कहाँ पाए जाते हैं? मरीन एरियाज में पाए जाते हैं। वाटर बर्ड है, जैसे मैंने आपसे कहा, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, वेटलैंड एरियाज में पाए जाते हैं, मरीन्स में पाए जाते हैं, लोअर एंड में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये अभी न्यूज़ में है बिकॉज इनकी मोर्टालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पीएमजी पोर्टल की। अब पीएमजी पोर्टल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिव्यूड द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पीएमजी पोर्टल। अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिव्यू की है पेस इम्प्लीमेंटेशन की किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट की, और वो किसके थ्रू मॉनिटर हो रही है? वो मॉनिटर हो रही है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के थ्रू, जिसको उन्होंने कहा है पीएमजी ग्रुप कहा जाता है या पीएमजी पोर्टल कहा जाता है। अब हम पीएमजी पोर्टल के बारे में अगर बात करते हैं तो वो लिखा है ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि फैसिलिटेट करता है क्या, रेजोल्यूशन किसी भी तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, उसके प्रोजेक्ट में, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 करोड़ के ऊपर हो जिसका उसमें, ठीक है। तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस दिखाई है, बहुत ज़्यादा उसने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो जो इनकी रिपोर्ट है उसको रिव्यू करेगी, ठीक है, और इनका पेस जो है वो रिव्यू करेगी कि किस बेसिस पे और किस पेस पे काम चल रहा है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का। क्योंकि ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम बात कोविड की कर रहे हैं तो हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी की चरमराने की, तो ऑब्वियसली जो हमारा पेस है डेवलपमेंट का या इंफ्रास्ट्रक्चरल पेस का, जो उसके डेवलपमेंट का, वो हमें बढ़ाना कितना ज़्यादा इंपेरेटिव है, और इसकी नीड जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ने समझी है, कॉमर्स और इंडस्ट्री ने, और उसको मॉनिटर करने के लिए बाकायदा उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात हम किसकी करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार की, ठीक है। अब ये जो है पुरस्कार पहले ये एक अलग नाम से पहचाना जाता था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, खैर अभी फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाता है, इनको बच्चों को दिया जाता है कि इनको 5 से 18 साल तक के बच्चों को, ठीक है। और क्यों दिया जाता है? ये किया जाता है उनकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के लिए, उनकी जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है बाल पुरस्कार। और इसका जो फोकस होता है वो अलग अलग चीज़ों पे होता है, वो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, फील्ड जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। 6 फील्ड जो होते हैं इसके अंदर आते हैं। इसमें आपका इनोवेशन आ सकता है, स्कॉलिस्टिक आ सकता है, स्पोर्ट्स आ सकता है, आर्ट आ सकता है, कल्चरल आ सकता है, ब्रेवरी जो है, शौर्य पुरस्कार इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, सोशल सर्विस का इसका जो पुरस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी जो शौर्य के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये अलग अलग मतलब बेसिकली उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो दिया जाता है ना, जो अवार्डी है उसको कितने पैसे मिलते हैं? उसको जो मिलता है, एक तो सबसे जो बहुमूल्य चीज़ है वो जो मिलती है वो होती है मेडल होता है, और उसके अलावा सर्टिफिकेट होता है जो सबसे बहुमूल्य है। उसके अलावा जो मूल्य जिसका हम लगा सकते हैं वो है कैश, वो है 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। जितने भी अवार्डीज़ होते हैं उनको, ज़रूरी नहीं है एक ही अवार्डी हो एक से ज़्यादा अवार्डीज़ हो सकते हैं, और जितने भी अवार्डीज़ होंगे उनको 1-1 लाख रुपए नगद, उसके अलावा मेडल और सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और वो प्रधानमंत्री खुद देते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि पहले जो था इसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड कहा जाता था फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। अब उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि क्या है, मोदी सरकार में ये चीज़ें आपने देखी होंगी कि काफ़ी सारी योजनाओं के, काफ़ी सारी चीज़ों के जो पहले भी चलते थे उनके नाम जो हैं वो अपसाइकिल कर दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनका इंडियनाइज्ड वर्जन ला दिया गया है, पर ये पहले भी होते थे। पहले इसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड कहा जाता था एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए, और इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो 18 एज के अंडर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, जिसको ओडोप बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड held a state conference to promote ODOP initiative,
ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करते हैं वो, और इंटरनल ट्रेड मतलब जो अंदर ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड जो होता है वो जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो जो डिपार्टमेंट हैं, वो इसको वर्क करते हैं, जो कि स्टेट कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, स्टेट कॉन्फ्रेंस में किया गया है ओडोप इनिशिएटिव को। अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड होता है हम उनकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओडोप पहले कहाँ लॉन्च किया गया था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया गया था, जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक था, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये इंटरनल था, ये सिर्फ यूपी के अंदर, यूपी के अंडर ही किया गया था। और इसके जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, आपको मालूम है ना कि यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो बहुत बड़ी है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके, तभी उसकी जो लोकसभा में भी जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, जो उसके जो एमपीज़ की जो संख्या है वो सबसे हाईएस्ट है ना यूपी की। इस वजह से इलेक्शंस में यूपी का बहुत बोलबाला होता है जनरल इलेक्शंस में। तो खैर, ये जो ओडोप था सबसे पहले लॉन्च किया गया था यूपी में, और प्रोडक्ट स्पेसिफिक इसको बनाने की, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें काम किया गया था पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट को, उसके यूपी स्टेट के, उत्तर प्रदेश स्टेट के। अब बात करते हैं हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये आपने देखा होगा, ये अभी 24 जनवरी को था, बहुत फोटोज़ वायरल हुई हैं FB पे। सबने, जितने ही आप देखते हैं अगर वॉल पे, तो सबने अपनी अपनी बेटियों के साथ अपनी फ़ोटोज़ लगा दी हैं, बड़े अच्छे अच्छे कोट्स के साथ लगाई हैं, ठीक है। तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि गवर्नमेंट ने किया सेलिब्रेशन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि 24 जनवरी 2022 को किया गया, ठीक है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 2008 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। हालांकि इसका मोटिव अच्छा है, इसको ये किया गया कि बेटियां नहीं होंगी तो कैसे आपका दुनिया, समाज कैसे आगे बढ़ेगी, राइट। तो जो बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कंसेप्ट है ना, उसी तरह की चीज़ है ये, कि बेटियों की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया 2008 में। हालांकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सी बात है, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि आज के युग में जब हम बात कर रहे हैं इस शताब्दी की, तब भी हमें लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि बेटियां नहीं होंगी तो कल नहीं होगा, राइट। आपको ये तो बहुत ही एक बेसिक सी जानकारी, बेसिक सी कॉमन सेंस की चीज़ है कि बेटियों के बिना संसार नहीं हो सकता। तो अगर आपको बेटियों की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ रही है, नेशनल डे मनाना पड़ रहा है, गर्ल चाइल्ड डे, तो इट इज़ अ सैड अफेयर। इट शुड बी अ हैप्पी डे फॉर इंडिया, जिस दिन हमें ये मनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन खैर फिलहाल तो मनाया जाता है, 2008 से चालू हुआ है मनाना और अभी तक होता है। और जब ये शुरू हुआ था, नया हुआ था ना, तो जितने मिनिस्टर्स थे, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, सबने, आपने देखा होगा कि जब फेसबुक पे, स्पेशली फेसबुक बहुत ज़्यादा जब चलने लगा था, तब सबने अपनी अपनी बेटियों के साथ फ़ोटो डाली थी, और बाकायदा एक सॉरी एक वो चला था, मुहिम सा चल गया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको अगर इस तरह की, मुझे कोविड नहीं है पर फिर भी मुझे खांसी हो रही है, तो मैं आई हैव गॉट माई सेल्फ चेक लाइक डबल, ट्वाइस, थ्राइस, राइट। लेकिन अगर आपको ऐसी खांसी हो रही है जैसे मुझे हो रही है अभी पढ़ाने में, बोलने में, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, आस्क योर पेरेंट्स, अगर आपके आसपास कोई भी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर सेल्फ टेस्टेड, बिकॉज इसी तरह के सिम्टम्स कोविड के भी हैं। तो उसको सिंपल सर्दी खांसी समझ के ब्रश ऑफ मत कीजिएगा। गेट योर सेल्फ टेस्टेड, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो उसको फिर आप क्वारंटाइन कर सकते हैं। Alright, so let's get back to this. It is celebrated to raise awareness among people regarding inequality, discrimination. ये तो मैंने आपसे बता ही दिया कि किस तरह की चीज़ें बेटियां जो हैं आज भी इस युग में भी छोटे छोटे जो जगहें हैं, देश की छोटे छोटे जो प्रांत हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो फेस करती हैं, छोटे क्या इनफैक्ट बड़े एरियाज़ में भी फेस करती हैं, डिस्गाइज्ड वे में या फिर छुपे हुए वे में, खुले तौर पे जो बेटियां जो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी फेस करती हैं, उससे लड़ने के लिए इस डे को मनाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी है 84 वेपन की। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैज सिलेक्टेड स्वीडन्स SAB 84 एज अ न्यू सिंगल शॉट वेपन। इंडियन की आर्मी ने, इंडियन फोर्सेस ने अब स्वीडन से बनी हुई 84 वेपन को यूज़ करने की तय की है एज अ सिंगल शॉट वेपन, ठीक है। अब वो क्यों है? ये कॉम्बैट पावर प्रूवन है, लाइट वेट है, सिंगल शॉट है, इनको सिंगल शॉट किया जाता है, फुली डिस्पोजेबल सिस्टम एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द ईज ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। तकरीबन 9 किलो इनका वेट होता है और इनकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 200 मीटर तक है। तो अब जो बेसिकली हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने यूज़ किया है कि एज अ सिंगल शॉट वेपन के तौर पे उनको 84 यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा
मेघालय, जब हम बात करते हैं सेवन सिस्टर्स की, वो तो आपको मालूम है नॉर्थ ईस्टर्न, तो अभी हम बात कर रहे हैं उनमें से एक की, हम बात कर रहे हैं मेघालय की। मेघालय 50th स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स जो हैं उनमें से 3 बहनें यहीं पर हैं, राइट। तो उनका 50वां जो उनका स्थापना दिवस है वो मनाया गया है, was part of Assam before becoming a full-fledged state on the same day, ठीक है। तो ये बेसिकली आसाम का पहले हिस्सा हुआ करते थे, फिर आसाम से कट के मेघालय एक अलग स्टेट बना और उसका 50वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया। इसके अलावा ये यूटीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो केम इनटू बीइंग कर्टसी ऑफ 1971 एक्ट। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी जो है वो जो एक्ट था 1971 का, उसके कर्टसी वो यूटी से स्टेट का उनको दर्जा मिला था। तो इन तीनों स्टेट्स का वो मनाया जा रहा है, स्टेटहुड डे मनाया गया, 50th स्टेटहुड डे। अब हम आते हैं नेस्कॉम की रिपोर्ट पे, जो कि स्टार्टअप पे है। नेस्कॉम आपको मालूम है क्या है? नेस्कॉम हमारे यहाँ का, जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा नाम माना जाता है। वैसे तो ये नंदन नीलकानी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1988 में, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करता है ना। अब हम जब बात करते हैं नेस्कॉम की, तो उन्होंने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोर देन 2250 स्टार्टअप्स इन इंडिया, 2,250 startups in India were added in 2021, over 600 more than what was added in the previous year। ठीक है, पिछले साल की तुलना में जो स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था जब हमने मेक इन इंडिया की बात की थी और स्टार्टअप इंडिया की बात की थी, है ना। तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स जो नए हैं वो लॉन्च किए गए थे और काफ़ी सारी उनको फाइनेंशियल एड्स और फाइनेंशियल चीज़ें में मुहैया कराई गई थी। तो उसमें इस साल जो देखा गया है, बढ़ोतरी जो हुई है 2021 में, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। 2250 नए स्टार्टअप जो हैं स्टार्ट किए गए, जो कि 600 ज़्यादा थे 2020 के हिसाब से, ठीक है। उसमें इन्होंने कितना रेस किया, अगर हम फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो दे रेस्ड अबाउट 24.1 बिलियन इन 2021, a two-fold increase over pre-COVID levels। Pre-COVID level से भी ये two-fold increase था, which is a very positive sign, right? कि कोविड ने इतना ज़्यादा मार मारी है, उसके बावजूद ये स्टार्टअप्स जो हैं स्टार्ट हुए हैं। और ऑफ कोर्स वी नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर थिंग्स लाइक, जो कि आपको काफ़ी सारे ऐसे भी स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं जिसमें, जैसे आप कह सकते हैं ना, कि घर से लोग खाना बना के जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, घर के अचार जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं स्टार्टअप्स हैं जिसमें लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं, वो सारे स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से कोविड की मार इतनी ज़्यादा इसको नहीं पड़ी है। इनफैक्ट इफ द फिगर्स आर टू बी बिलीव्ड, इट इज़ लाइक अ टू-फोल्ड इंक्रीज हुआ है। ओके, अब स्टार्टअप्स प्रोवाइड 6.6 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड मोर देन 34.1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। अब ये स्टार्टअप्स का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो अगर इनके बारे में बोला जाए तो जॉब्स जो हैं वो दोनों ही तरह के होते हैं। डिस्गाइज्ड जॉब्स भी बहुत होते हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स भी होते हैं, और डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत अलग ही बात कर लेते हैं हम। इसमें जो डायरेक्ट है वो 6.6 लाख डायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा 34.1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी दिए गए हैं। और जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है वो अलग है ना, जिसके बारे में कोई लोगों को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आपको नॉर्मल बेस्ड पे पैसे दे दिए जाते हैं या पर प्रोजेक्ट हायर किया जाता है। वो तरह का जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो अलग ही है, ये एक स्टेटेड डेटा है। इसके अलावा इंडियन स्टार्टअप इन 2021 हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ डील। एंड हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं, जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के हिसाब से, इनफैक्ट अगर हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं, हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो भी जो हमारे यहाँ का जो स्टार्टअप का रेट है वो 2021 में उसने सुपरसीड किया सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के रेट को भी। चाहे आप उनकी ग्रोथ की बात करते हैं, या उनकी डील्स की बात करते हैं जिस तरह की आई, या फिर उनके आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो उसमें इनफैक्ट उसमें अगर आप करते हैं चाइना, इजराइल, US, UK, इन सबसे ज़्यादा हमारा वो था, हमारे जो नंबर्स थे वो थे। स्टार्टअप जो टर्म्स जो हमारे स्टार्टअप, जो हमारी चीज़ें स्टार्टअप में आई हैं, उनका नंबर इन सबसे ज़्यादा था। अब हम बात करते हैं अमर जवान ज्योति की। अमर जवान ज्योति, जैसे कि आपको मालूम है, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, इंडिया गेट की, ठीक है। इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने
इटर्नल फ्लेम को जो पुट आउट किया है उनने, इटर्नल फ्लेम को, वहाँ पे एक अमर जवान ज्योति में एक इटर्नल फ्लेम जलता रहता था। अगर आप गए हैं कभी इंडिया गेट तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे एक जो अमर ज्योति कहा जाता था जिसको, वो वहाँ पे इटर्नल फ्लेम था जो कि जलता रहता था, उसको उन्होंने पुट आउट कर दिया है और अमर जवान ज्योति अंडरनीथ इंडिया गेट एंड मर्ज्ड, उन्होंने उसको मर्ज कर दिया है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ, जो कि कब हुआ, इस्टेब्लिश 2019 में। ठीक है, उसके अलावा अमर जवान ज्योति जो थी वो 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी। कब जब इंडो पाक वॉर हमने जीती थी 1971 की। ठीक है, जो कि लोंगेवाला में जीती गई थी। आपको मालूम है, अगर आपने पढ़ा होगा 1971 की वॉर, तो लोंगेवाला में वो जीती गई थी 1971 में। उसके बाद 1972 में अमर ज्योति को स्थापित किया गया था इंडिया गेट पे। वो जो सिंबलाइज करती थी, वो ट्रिब्यूट करती थी सोल्जर्स का, जिनकी जो जीवन है, जो हमें बचाने में, जो हमारी कंट्री की रक्षा करने में गया है, उनको एक तरह का, आप कह सकते हैं, उनको एक तरह की श्रद्धांजलि थी जो हमारे देश ने अर्पित की थी। और उनके वेरियस वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसके बाद से कॉन्फिडेंस, जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उस समय से लेके अभी तक के जितने भी सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जानों की बलिदान दिया, उनके लिए एक कमेमोरेट करने के उनका तरीका था, देश का उनको एक श्रद्धांजलि देने का तरीका था। ठीक, अब अपन आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, विच इज़ अबाउट शेरपा। शेरपा से आप क्या सोचते हैं? शेरपा जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नेपाल। पर यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, हम नेपाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स रेफरेंस वही है, लेकिन हम बात कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कहाँ पे, ब्रिक्स की। ठीक है, जब मैंने आपको ब्रिक्स समझाया था तब अपन ने क्या डिस्कस किया था? ये 5 कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का समूह है। इसमें कौन कौन सा है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो है 2022 की, वो हेल्ड हुई वर्चुअली। वर्चुअली क्यों हुई? क्योंकि ऑफकोर्स कोविड है, तो आमने सामने हो नहीं सकती, इस वजह से जो इनकी मीटिंग है वो वर्चुअली होल्ड हुई। इसके अलावा जब हम शेरपास की बात करते हैं तो शेरपास क्या होते हैं? शेरपास जो होते हैं ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लीडर के, है ना। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका जो लीडर होता है उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि कंट्री में जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं उनमें जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कौन से समिट हो गई, G20 की समिट मान लीजिए, उसमें जो भी नेशनल लीडर है, राइट, जो भी मेंबर है ना इसकी, उनके जो नेशनल लीडर्स हैं, जैसे अभी ब्रिक की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रिक में या G20 की बात कर रहे हैं या G8 की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग समिट छोड़ दीजिए। उसमें जो भी समिट में, इंटरनेशनल समिट में जा रहे हैं, जो भी नेशनल लीडर हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के, उस पर्टिकुलर मेंबर कंट्री के, उनके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको शेरपा बोलते हैं। ऑफकोर्स अब ये टर्म आया कहाँ से है अगर हम ये समझेंगे तो वो नेपाल से आया है। वो बिल्कुल आपने सही समझा, वो नेपाल से आया है। और नेपाल में शेरपा जो होते हैं ना, जो शेरपा लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बेसिकली गाइड्स होते हैं। आपको ने सुना होगा जब माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट समिट की भी बात करते हैं, तो एक नाम शेरपास का ज़रूर आता है ना। जब आप एडमंड हिलरी की भी बात करते हैं तो भी आप उनके साथ एक शेरपा थे, मालूम है ना आपको, उनका भी नाम लिया जाता है जब हम ये बात करते हैं पीपल हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट, है ना, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। ठीक है, तो शेरपास जो है वो गाइड माने जाते हैं जब आप हिमालयन रीजन के, जो हिमालयन माउंटेन्स को जब आप चढ़ाई करने जाते हैं लोग, माउंटेनियर्स, तो उनको जो गाइड होते हैं वो शेरपास होते हैं। तो वहीं से ये नाम लिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एजेंडा को, और ये जो भी काम है, जो भी इनके जो लीडर है ना, जो लीडर है इनकी कंट्री का, उनके जो काम है उसको थोड़ा ये आसान बना देते हैं। ये पहले से ही उस एजेंडा को जो है वो जो कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। उसके अलावा वो कंसेंसस क्या है, किस तरह के हैं वो देखते हैं, किस तरह का रुझान है वो देखते हैं। उसके अलावा जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की, किस तरह से प्री सबमिट कंसल्टेशंस हैं वो ले लेते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं क्या कहेंगे कि किसी भी तरह के जो नेगोशिएशंस हैं वो ऑलमोस्ट वो रीच कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब वो अपने जो भी उनका लीडर है ना, जिसके के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका काम वो आसान कर देते हैं, या उनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम एक मार्क तक पहुंचा देते हैं कि उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बचते हालात। जो भी इनिशियल जो काम है वो कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि इनमें जो शेरपा का जो नंबर होता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और नंबर ऑफ शेरपा इज ऑलवेज 1, मतलब काउंसिल ऑफ शेरपास नहीं होते। ठीक है, तो उनकी अभी फिलहाल ब्रिक्स के शेरपास की पहली मीटिंग हुई है 2020 में, जो कि वर्चुअली हेल्ड हुई है। तो ये न्यूज़ थी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा की। ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी
फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सरधवा को। उसके अलावा क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान, कहाँ पे किया है उसने, इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान की, अंडर विच Vigil will be beefed up to check the instances of the infiltration due to the dense fog in that area. इसमें बेसिकली ये देखना है उनको कि ये जो एरिया है, वहाँ का जो एरिया है, जो राजस्थान की जो बॉर्डर है बेसिकली, वहाँ पे देखना है के लिए कि वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। जब आपको 1971 का मालूम है, आपको लौंगे वाला मालूम है ना, तो वहाँ पे जो रेगिस्तान है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो वो जो बाउंड्री है जो रेगिस्तान की, उस पर इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए भी इसको कैरी किया गया है। इसके लिए को ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम उन्होंने रखा है सरधवा। ठीक है, और इसमें देखा जाएगा कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई गूफअप तो नहीं हो रहा, कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा। और ये जो है ऑपरेशन कब तक चलेगा, 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। ठीक है, ओके। इसके अलावा बीएसएफ ने क्या कंडक्ट किया, मतलब चला था 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। बीएसएफ ने कंडक्ट क्या किया था इसमें, ऑपरेशन गर्म हवा। ठीक है, ये सर्द हवा है, गर्म हवा भी कर चुके हैं, इसमें वो समर में हुई थी। उसके अलावा सर्द हवा जो है वो विंटर में होती है हर साल। मतलब ये ऐसा नहीं है कोई पहली बार हो रही है, ये हमेशा हर साल उनका एक जो बेसिकली उनका जो वर्क जिसको आप कहते हैं ना, वर्किंग जो है उनकी, वो उनका वर्किंग का तरीका ही है ये, राइट। वो इसी तरह के इन्फिल्ट्रेशन और कहाँ से कोई भी घुसपैठ है, किसी भी तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं जो कि संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस वो करते रहते हैं। गर्मी में वो करते हैं गर्म हवा और ठंड में वो करते हैं सर्द हवा। ठीक है, तो वो अभी चल रहा है, टाइम हो गया, मतलब ख़त्म हो गया जनवरी में था। इसके अलावा हम बात करते हैं आई लैब की। आई लैब क्या है, आई लैब जो है ये अपनी तरह का पहला मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, मतलब लैब है। ठीक है, और ये काय का है, ये RT-PCR के लिए है, RT-PCR और ELISA मतलब कोविड के लिए, राइट। कोविड को डायग्नोस करने के लिए ये अपनी तरह का पहला मोबाइल, मतलब जिसको आप कहते हैं ना, ये देखिए इस तरह का लैब है, मोबाइल लैब है। मतलब मोबाइल से आपका क्या मतलब होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकता हो, है ना। ये अपनी तरह का पहला लैब इस्टेब्लिश किया गया है। और H lab is dedicated to provide COVID testing access to rural and remote part of the north eastern region। और ये कहाँ के लिए बना है, रीजन सॉरी। और ये स्पेशली कहाँ के लिए बना है, अभी जो पहला जो ये लॉन्च हुआ है वो कहाँ के लिए हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो कि ऐसे एरियाज जहाँ से लोग ज़्यादातर कोविड सेंटर्स नहीं पहुँच पाते या कोविड टेस्टिंग नहीं करा पाते, रिमोट लोकेशंस हैं, क्योंकि बड़ी कई ऐसी जगहें हैं वहाँ पे जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो उन एरियाज़ के लिए वहाँ के लोगों को नॉर्मल जगहों तक, ये सेंटर्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जगहों के लिए ये लॉन्च किया गया है कि ऐसे लोगों को भी एक्सेसिबिलिटी मिले, ऐसे सिटीजन्स को भी एक्सेसिबिलिटी मिले जहाँ पे बहुत आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता और जहाँ पे बहुत आसानी से ये टेस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिलहाल इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इट इज़ अ बायोसेफ्टी फैसिलिटी एंड कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर टेस्टिंग ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक TB, HIV एंड देयरफॉर विल बी रिमेन रेलेवेंट इवन पोस्ट कोविड टाइम्स। तो इसको जो है बहुत दूरदर्शिता के साथ बनाया गया है, जो फोकस है वो काफ़ी लंबा रखा गया है। और ये रखा गया है कि भाई ठीक है, अभी तो कोविड टाइम्स है, कभी ना कभी तो ये बाहर जाएंगे ना, कभी ना कभी तो हम कोरोना से बाहर निकलेंगे और कभी ना कभी तो दुनिया वापस नॉर्मल होगी, राइट। तो अब आपको लग रहा है कि अगर ये इस तरह का मोबाइल उन्होंने व्हीकल बना दिया तो वो तब तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, उन्होंने इसका जो फोकस है वो बहुत दूरदर्शी रखा है और उन्होंने रखा है कि पोस्ट कोविड जब खत्म भी हो जाएगा तो उसके बाद भी वो उसको अलग अलग इन्फेक्शन को, अलग अलग डिजीजेस को वो पहचान पाएगा, उसमें अलग अलग टेस्टिंग हो पाएंगी लैब्स में। जैसे TB हो सकता है, HIV हो सकता है, और भी तरह के वायरसेस हैं, और भी तरह की चीज़ें हैं जिनकी टेस्टिंग हो सकती है। तो ये बाद में भी रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम आते हैं फाइनली एंड पे हमारे करंट अफेयर्स के सेशन के। तो ये वीक एंड ब्रीफ हमने पूरा पढ़ लिया है, आपको आई एम श्योर समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ है, ऑफकोर्स एक पूरे, देखिए क्या होता है, एक पूरे हफ्ते की सारी खबरें आपको मिल जाएं वो तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये वो खबरें हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम सब कुछ कवर 2 घंटे या 1.5 घंटे के एक सेशन में हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा ही, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। अपनी जीके, अगर आप IGKO देखने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी प्रो विथ योर जीके, तो आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अब इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा वीडियो देखना है। उसके लिए यू हैव टू गो बैक नाउ, गो बैक टू कहाँ पे, हमारे वीडियोस पे। वो कैसे मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे गए, लॉग इन किया, इस तरह का पेज आया, एक्सप्लोर हुए टॉप कोर्सेज के ऑप्शन, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जितने भी हैं। आपको मालूम है हम कहाँ से किंडरगार्टन से लेके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज तक करते हैं, राइट। वो सारे आपको कोर्सेज मिले, आपने ओलंपियाड चूज़ किया।
ओलंपियाड खोला, इस टाइप से आपको ओलंपियाड की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन कौन सी? इंग्लिश ओलंपियाड मिल जाएगा आपको, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसके बाद आपको मैथ्स ओलंपियाड मिल जाएगा, इसके बाद आपको ये मिल जाएगा क्या बोलते हैं जीके ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड, सब कुछ आपको मिल जाएगा NSO। ठीक है, जीके लेना है, जीके लिया, खोला जीके, उसके बाद आपको ऐसे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। ऊपर 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 अपन ने स्क्रॉल किया, जो भी अपन को देखना है अपन वहां गए, वीडियो देखा, जानकारी जो है वो इकट्ठी करी, और नेक्स्ट वीडियो पे जाना है तो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, बंद करना तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब ओलंपियाड का हमारा स्केड्यूल कैसा है वो तो आपको बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल पता है, अभी तक तो बिल्कुल याद हो गया होगा। कब आते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, राइट। सुबह 10 बजे IEO, उसके बाद 1 बजे IMO, उसके बाद 4 बजे NSO, और फिर आता है 7 बजे अपना IGKO। ठीक है, तो अब आई एम श्योर कि आपको करंट अफेयर्स का ये वीक जो है जो हमने किया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 26 जनवरी के बारे में बात करें अगर हम, तो 26 जनवरी के ऊपर तो हमने बाकायदा एक और पूरा सेशन किया है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत स्पेशल डे था, हमारा रिपब्लिक डे था, तो उस पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ है, राइट। 26 जनवरी का तो हमने रिपब्लिक डे स्पेशल अलग से बनाया हुआ है, इसमें भी हमने किया है, अलग से भी किया है, दोनों चीज़ें मिल गई। दोनों वीडियोस फटाफट जल्दी जल्दी देखिए, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो इसी तरह हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स से पहले आपका ये जो है ये बिल्कुल आपको क्लियर रहे। ठीक है, उसके अलावा आपको मालूम है यूट्यूब पे आप हमारे पूरे वीडियोस देख सकते हैं, 100% फ्री चैनल है, पूरा A to Z कवर किया जाता है, 2 चैप्टर तो पढ़ाई नहीं जाते, तो वहाँ पे भी आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर अपन साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो भी आपका IGKO आराम से कंप्लीट होने वाला है। ऑल यू नीड टू डू एज अ स्टूडेंट इज यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay well and study hard. That is all that we're seeking from you, that you study hard, take care of yourself, take care of your family, everybody, especially in the COVID times। मैंने जैसे कहा कि आज आपने देखा कि मुझे बहुत खांसी आ रही थी आपको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाना बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह के कोई सिम्टम्स हो तो मेरी तरह प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड, RT-PCR और बाकी टेस्टिंग आप करा लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत कंटेजियस वायरस है, लेकिन बहुत जिसको हम कहते हैं ना कि उसके जो सिम्टम्स है बड़े माइल्ड हैं, तो वो लोग कई बार उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप नॉर्मल सर्दी खांसी के हिसाब से वो ब्रश आउट हो जा रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स प्लीज डू नॉट टेक इट ईजी, जस्ट गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड, राइट। बी अ वेरी अवेयर सिटीजन, बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड बी गुड। ओके, सो टेक केयर, बी गुड, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।